नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। इस बार साइंस टेक और एनवायरनमेंट से जितने क्वेश्चन आए हैं उनमें से लगभग 16 हमारे क्लासरूम से हैं। ये सभी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है रिवोल्यूशन आईएएस के। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में देखना है तो आप वहां जाकर देख सकते हो। देखो ये सारे के सारे वो वीडियोस हैं, वो क्लासेस हैं जो हमने ऑफलाइन लेने के बाद यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो जिनको आज हम देखेंगे। इनको वन शॉट वीडियो के रूप में डाला गया था साइंस टेक वाले क्लासेस को, और जो इन्वायरमेंट वाले थे उनको अलग अलग टॉपिक वाइज डाला गया था। इन क्लासेस के हम क्लिप्स को देखेंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे कि कितने क्वेश्चन आए, कितने नहीं आए और आगे हमें क्या करना है। तो अब इस पहल में आगे चलते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो मेजोरोना 1 चिप पर आया था। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम इसका वीडियो देखेंगे क्लासरूम का कि कहां से ये क्वेश्चन आया था, और इसका नोट्स भी देख लेंगे। देखो सबसे पहले लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ऐसी अपेक्षा है कि मेजोरोना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा, मतलब उसको आसान बना देगा। दूसरा, मेजोरोना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा प्रारंभ किया गया। और तीसरा है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है। तो अब हम देखते हैं कि देखो ये क्वेश्चन आया कहां से। देखो ये अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा एक क्लास था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वन शॉट डाला था। इसका पहला टॉपिक ही ये था जो मैंने डिस्कस किया था। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहां पर आपको दिखाई देगा ये, और इसके अंदर इसको नाम ये देखो क्यों दिया गया मेजोरना, मतलब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स यूज किए गए हैं जिनको बोला गया है मेजोरना पार्टिकल। और इन मेजोरना पार्टिकल्स को, इनको मैं एमपी बोल दे रहा हूं, मेजोरना पार्टिकल्स जो है इनका उपयोग किया गया है क्यूबिट्स के रूप में। ये हुई बात। इस चिप के अंदर मेजोरेना पार्टिकल्स को क्यूबिट के रूप में यूज किया। और ये मेजोरेना पार्टिकल को प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, ये प्रकृति में मिलते ही नहीं। अगर मैं कहूं कि नेचुरली मिलते हैं तो प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाएगा। क्या क्या तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट पिछले 20 साल से इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहीं पर शुरू में पहली लाइन में लिखा है, देखो ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और यहाँ मैं बता भी रहा हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और 20 सालों से वो लगा हुआ था। और ये मेजोरोना पार्टिकल्स है, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं, इसको गॉड चिप की संज्ञा दी थी। और ये जो चिप बनेगी ये क्वांटम कंप्यूटर को व्यवहारिक बना देगी। यहां पर कम से कम आधा घंटा हमने इसी पे डिस्कस किया। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, मेजोरोना पार्टिकल क्या है, कैसे इनको प्राप्त किया गया, ये चिप किसकी बनी हुई है, वो सारा इसमें बताया गया। और इससे पहले इसी में मैंने लास्ट में बताया कि गूगल ने इससे पहले एक और चिप डेवलप की थी जिसका नाम था विलो, और यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा लिया। और इस क्लास का ये पहला टॉपिक था। देखो ये जो क्लास थी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर, उसका ये पहला टॉपिक यही था इस क्लास का। तो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ गया। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये रहा कि मेजोरोना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बना देगा, तो ये सही है। दूसरा देखो इसमें लिखा है कि ये अमेजॉन वेब सर्विस ने प्रारंभ किया था, तो ये किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा देखो यहाँ क्या है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। अब यहाँ पर एक और आपका टॉपिक आ जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे करेंगे तो वो दूसरा स्टार्ट होता है। नए पदार्थ की खोज है जिसे कहते हैं टोपो कंडक्टर, इसे बोलते हैं टोपो। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, फिर क्या आएगा उसका पार्ट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का पार्ट क्या है, डीप लर्निंग। और वो किस पर आधारित है डीप लर्निंग, वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर। यहां पर बताया गया था, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली दूसरी क्लास थी उसमें ये लिया गया था। उसमें यहां पर मैंने बताया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर मशीन लर्निंग है, उसके अंदर डीप लर्निंग है, और डीप लर्निंग जो नेचुरल न्यूरल नेटवर्क है उस पर आधारित है। तो न्यूरल नेटवर्क पर वो आधारित होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर, तो वो डीप लर्निंग होता है। तो ये इस तरह से मैंने इसके सबसेट बताए थे। फिजिक्स का नोबेल डिस्कस किया था, उसके अंदर है लास्ट में ये बिल्कुल जाके। तो किसी को डिटेल में देखना हो तो वहां जाके देख सकता है, फिजिक्स का पूरा नोबेल इसी पर था, एआई पर। तो वहां से ये क्वेश्चन हुआ, तो बता दिया यहाँ पर कि मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ये सॉल्व होता है या नहीं होता। देखो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है, तो यहां से ये सही हो गया। तो अगर मैं यहां पर इसको देखूं इस क्वेश्चन को, तो यहां पर ये सही है और ये भी सही है और ये गलत हो गया। तो यहां पर 1 और 3 सही होगा, तो 1 और 3 किस में हो जाएगा, ये सी में सही हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन हो गया।
डायरेक्ट देखो जो ऑप्शन बोले हैं वही सीधा सीधा यहाँ पर पढ़े, और ये क्लास यूट्यूब पर है, आप जाकर आराम से उसे देख सकते हो। तो ये तो आपका हुआ पहला क्वेश्चन। अब इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं देखो, और इसका नोट्स भी देखना हो तो ये रहा, यहाँ पर ये क्लासरूम में लिखवाया पूरा का पूरा हिंदी में। ये देखो यहाँ, ये कैसे ये मेजोराना 1 चिप है, कैसे बनी है, ये सब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है, आप आराम से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा वहां। अब अगला देखो, ये क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीकों में किनका प्रयोग किया जाता है। काफी लंबे समय से न्यूज में है, कभी महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली में लेकर चर्चा होती है, कभी कहीं होती है, तो ये हमेशा न्यूज में रहता है। तो पूछा है कि वायु प्रदूषण को कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीकों में किनका प्रयोग किया जाता है। पहला है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो ये सीधा क्वेश्चन इस क्लासरूम से है हमारे, जो मैंने एक क्लास डाली थी यहां पर एनवायरमेंट की, क्लाउड सीडिंग को लेकर, तो वहां से ये क्वेश्चन है सीधा सीधा ही। इनके रूप में हम यूज करते हैं, हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह के जो साल्ट है उनको डालते हैं, या सिल्वर आयोडाइड, AgI इसे बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये जो दो जो क्षेत्र, जो ट्रॉपिकल्स जो हमारे इलाकों में बनता है, तो देखो यहाँ पर ये बताया गया था कि ये पूरा का पूरा क्लाउड सीडिंग पर टॉपिक है। तो क्लाउड सीडिंग में बताया कि इन इन यहाँ पर लवणों का यूज किया जाता है, इन इन पदार्थों का यहाँ पर यूज करते हैं। तो वहां पर मैंने सीधा बताया कि सिल्वर आयोडाइड है और पोटेशियम आयोडाइड है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का भी यूज होता है, पोटेशियम क्लोराइड का भी यूज होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से क्षेत्र में हमने क्लाउड सीडिंग करनी है, ठंडे क्षेत्रों में करनी है जहां पर टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, या वार्म क्षेत्रों में करनी है, तो उसके आधार पर इन सोर्स को चूज किया जाता है। और ये पूरा का पूरा यहां पर था, और यहीं से सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ गया था आपके यहां पर ये। तो इसमें पूछा देखो कौन सा होगा पहला, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, सीधा वहां पर बोला है, ये सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। तो इसका ऑप्शन देखो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। और देखो यहां पर हमने इसका पूरा का पूरा, अगर आप देखोगे तो इस क्लास में है, ये रहा क्लास पूरा क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा पर, ये भी यूट्यूब पर है। और ये रहा इसका नोट, देखो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि क्लाउड सीडिंग होती है, इसमें सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, इन सब का ड्राई आइस का यूज किया जाता है। और यहाँ पर बताया कि दो तरह की क्लाउड सीडिंग होती है, एक हाइग्रोस्कोपिक होती है, एक एक जहां पर जो ठंडे क्षेत्रों में होती है कोल्ड क्लाउड सीडिंग कह देते हैं, उनमें अलग अलग पदार्थों का यूज किया जाता है। और सबसे पहले इसकी खोज विंसेंट शेफर ने की थी, वो भी वहां लिखा हुआ देखो। थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर होगी क्योंकि स्टूडेंट लिखते वक्त थोड़ी गलतियां कर देते हैं, तो ये वही है। तो ये हमारी ऑफलाइन क्लास में से सब ये आया आपका। देखो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखो ये पेरिस AI समिट पर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो ग्रैंड पहले पेरिस में 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो पहला क्या कह रहा है, भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन, 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया। ठीक है, दूसरा मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि 2023 में ब्लेचली में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, दूसरा कहां पर हुआ, सियोल में हुआ, और उन्हीं पहलों को आगे बढ़ाया। तो सीक्वेंस जब भी होता है तो उसी पहल को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आपको आना चाहिए कि ये ब्लेचली पार्क में हुआ था और ये सियोल में हुआ था, ये आपको आइडिया नहीं होगा तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद देखो अन्य देशों के साथ साथ US और UK ने भी समावेशी और सतत AI विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसको इधर देख सकते हैं, इसका पूरा नाम इंग्लिश में पढ़ लिया करो। देखो यहां पर लिखा है साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI। कह रहा है कि इस पर अन्य देशों के साथ साथ US और UK ने भी हस्ताक्षर किए। अब फिर आगे इसके ऑप्शन है, तो इसको अगर हम देखें तो देखो ये भी डायरेक्ट है, ये इस क्लास से दूसरे से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की पार्ट 2 से है। और यहां पर देखो इसको पूरा का पूरा इस तरह से बताया गया। देखो AI पर है, तीसरी है, पहली कहां पर हुई थी, पहली UK में हुई थी, लंदन से ऊपर एक जगह है ब्लेचले पार्क, वहां पर हुई थी पहली। देखो ये रहा ब्लेचले पार्क समिट 2023 में हुई थी UK में। दूसरी देखो क्या था, सियोल में हुई थी 2024 में।
और तीसरा सबमिट कौन सा हुआ, अब हुआ यहाँ पर पेरिस, डन है। तो क्लियर इसमें। अब देखो यहाँ पर जो मुझे चीजें आपको कुछ कुछ बेसिक बताना है, देखो अभी तक आया नहीं है लेकिन आ जाना चाहिए, पूछना चाहिए था अभी तक। देखो ये जो ब्लेचले पार्क है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ब्लेचले पार्क है, यहाँ पर ही कंप्यूटिंग को लेकर जो बेसिक जो काम हुए हैं वो यही हुए। बहुत ही फेमस जगह, एलन ट्यूरिंग का आपने नाम सुना होगा। एलन ट्यूरिंग जो है उन्हें क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसे क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। किनको, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने, अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे क्या है कुछ आउट, पहला तो ऑप्शन वहां से क्लियर हो गया कि पहला ब्लेचली पार्क में हुआ, दूसरा सियोल में हुआ, और तीसरा अब पेरिस में हो रहा है, जो भारत और फ्रांस दोनों शायद अध्यक्षता में कर रहे हैं। तो ये आगे वाला देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, इस पर एक घोषणा हुई। में क्या था, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, इस पर एक घोषणा हुई है। तो इसका नाम भी याद रखना, किस पर हुआ है, इंक्लूसिव सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, इस पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट को जारी किया गया। ठीक है, इसको कितने देशों ने, 58 कंट्रीज ने इसको साइन किया। इसके अंदर देखो इंडिया भी है, चाइना भी है, ईयू भी है, लेकिन यूएस नहीं है और ये नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें यूएस और यूके ने पार्ट नहीं लिया। एक्सप्रेसिंग कंसर्न रिलेटेड टू एक्सेसिव रेगुलेशन ऑन एआई, इन्होंने कहा कि एआई पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो हम इसके अंदर शामिल है। यहीं से ये क्वेश्चन हुआ, तो यहां से ये क्वेश्चन उठ के आया था आपका ये वाला। इसमें लिखा है कि भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन, 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया, मतलब ये थर्ड समिट था, बात सही हो गई। दूसरा, अन्य देशों के साथ यूएस और यूके ने भी इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो यहां पर मैंने अभी बताया था कि हस्ताक्षर नहीं किए, और बोला भी था कि इसको याद रखना है कि यूएस और यूके इसका पार्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादा इस पर कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। तो दूसरा इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका ए होगा। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन सही हो सकता था बिल्कुल आराम से, अगर आपने ये क्लास देखा होता वहां पर। तो कुछ था ही नहीं इसमें, जो क्लासरूम में बताया गया सीधा सीधा डायरेक्ट वही क्वेश्चन वहां पर उठकर आ गया। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज्यादा काम कर दिया, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप मुद्दों को डिटेल में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप 5 मिनट की मैगी वाला काम करेंगे, पीपीटी को रीड करते रहेंगे, उनको समझेंगे नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो हमेशा मुश्किल ही रहेगा। तो आपको उस कल्चर को छोड़ना होगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ रीड कर जाओ। आप उसको आराम से पढ़ो, समझो, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही बाहर से क्वेश्चन दे रहा है। पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, लगभग क्वेश्चन 17, 18, 16, 17 इतना आ जाता है क्वेश्चन, जो करने लायक होता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कुछ तो बिल्कुल सीधे होते हैं जैसे ऐसे, कुछ में थोड़ा आपको लॉजिक लगाना होता है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला वो क्वेश्चन था। इसके बाद देखो इसका नोट्स भी देख सकते हो आप, यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है। देखो थर्ड एआई समिट पेरिस में हुआ, जो वहां बोला वो लिखवाया भी है क्लास में, कि भारत शायद अध्यक्ष फ्रांस था इसमें। सेकंड एआई समिट सियोल में हुई, फर्स्ट कहां पर हुई, ब्लेचले पार्क यूके में हुई। एलन ट्यूरिंग के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोड जो ब्रेकिंग था, एंगीमा कोड था, और वो सब के बारे में बात की गई है, वो सब यहाँ है। यहाँ पर कौन कौन से कोड थे, देखो एनिग्मा कोड था, एक और था, तो बॉम्ब मशीन का यहाँ पर निर्माण किया गया था। वो सारी बातें इस पे की है, आप डिटेल में जाके उस वीडियो में देख सकते हो। ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा है, इसमें कौन कौन सी थीम्स थी वो भी यहाँ पर है। तो आपको उस वीडियो से और इससे आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन यहाँ से आया है, और ये सब यूट्यूब पर है, आप आराम से जाकर देख सकते हो। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में लिखा कि विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है कोबाल्ट, दूसरा है ग्रेफाइट, फिर है लिथियम, फिर है निकेल। कह रहा उपयुक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं, किसका कैथोड के रूप में यूज होता है इनमें से, वो पूछ रहा है। और फिर ऑप्शन है एक, केवल दो, केवल तीन, और सभी चार। देखो आपने अगर लिथियम आयन बैटरी पढ़ा होगा, अभी लिथियम आयन बैटरी आया था, उसके बाद अभी न्यूज में था सोडियम बैटरी, तो मैंने एनर्जी वाले टॉपिक में इन दोनों को कराया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एनर्जी वाला जो क्लास है, इसमें ये लास्ट में है ये टॉपिक, कि लिथियम आयन बैटरी क्या, पहले उसको समझाया गया, फिर मैंने सोडियम बैटरी को समझाया है।
तो वो दोनों यहीं से थी और वहीं से ये क्वेश्चन आया। और देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका अगर हम देखें तो ये यहाँ से सीधा स्टार्ट हो जाएगा। देखो लिथियम आयन बैटरी है, देखो इसमें दो होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। देखो ये रहा कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है, एनोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लिथियम मेटल ऑक्साइड होता है, जो कैथोड पॉजिटिव होता है वहां पर मेटल ही होगा। और कैसा होता है, लिथियम मेटल, लिथियम होता है और मेटल का ऑक्साइड होता है, जैसे कोबाल्ट का ऑक्साइड हो गया या किसी और का ऑक्साइड हो गया, वो यहाँ पर लगा होता है। क्या यहाँ पर मैंने बताया कि मेटल का ऑक्साइड होता है, या तो कोबाल्ट होगा या कोई और मेटल होगा। तो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया या कोई और मेटल हो गया। तो लिथियम भी क्लियर हो गया, कोबाल्ट भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा। देखो यहाँ पर क्या है, एनोड नेगेटिव। यहाँ पर लिथियम मेटल जो हो गया और कार्बन हो गया, लिथियम कार्बाइड होता है LiC6, उसे क्या बोलते हैं, लिथियम कार्बाइड। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना, देखो हेक्सागोन बना, कार्बन है यहाँ, ठीक है। तो ग्रेफाइट जैसी स्ट्रक्चर है देखो इसकी। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेफाइट मान लो या लिथियम कार्बाइड मान लो, C6 मान लो, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड होता है। और इनके बीच में क्या किया जाता है, लिथियम को डाला जाता है, इंटरकलेशन बोलते हैं, अंतर्वेशन कहते हैं उसको। ये इनका पूरा का पूरा क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर है, और उसके बीच में क्या कर दिया, लिथियम को डाल दिया। इतनी बात समझ में आई। तो वो लिथियम आयन यहाँ भी फंस सकते हैं और इसके बीच में भी फंस सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनको किधर से किधर मूव करना है। अब देखो यहाँ पर बताया गया था कि ये लिथियम क्या होगा, जो कैथोड होगा वो लिथियम मेटल ऑक्साइड का होता है। और उसके बाद जब आपको इसको चार्ज या डिस्चार्ज करते हो तो लिथियम आयन कभी इधर जाते हैं और कभी इधर जाते हैं। और ये जो बना हुआ है ये किसका बना है, ये ग्रेफाइट का बना है। और यही आपका क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर आपका यही क्वेश्चन था। में बताया गया है कि आपसे पूछा है कि किसका कैथोड बना होगा। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये बैटरी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कोबाल्ट हो गया पहला, दूसरा देखो लिथियम हो गया, और तीसरा देखो मेटल इनमें से कौन है, निकल मेटल है। तो निकल भी एक मेटल है। तो आपको बस इतना ही लॉजिक लगाना था कि कोबाल्ट मेटल है, लिथियम मेटल है और निकल भी एक क्या है, मेटल है। इसका भी इसमें यूज किया जाएगा। और ग्रेफाइट अभी मैंने बताया कि ग्रेफाइट उधर होगा। अगर आप ग्रेफाइट को हटा दो यहां से, देखो अगर सिर्फ आप ये हटा दोगे तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये केवल 3 वाला हो जाएगा, चारों नहीं होंगे। देखो होगा ना, यहाँ पर ये कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये दोनों मेटल है। और बताया था कि लिथियम क्या होगा, लिथियम के साथ मेटल का ऑक्साइड होगा। तो ये क्या हो गया, लिथियम भी हो गया। तो ये सब कैथोड में आ जाएंगे और ये एनोड में आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन था। और ये मैं 2022 से इसका वेट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, और मैं तभी से लिखा रहा हूँ। ये देखो ये 1/5/2022 का नोट्स है, इसीलिए मैंने इसको लगाया कि मैं 2022 से वेट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा लिथियम पर। और देखो ये डायग्राम भी बनवाया था क्लास में, स्टूडेंट ने बनाया कि कभी लिथियम आयन इधर से इधर मूव करते हैं, डिस्चार्जिंग में चार्जिंग में किधर से किधर मूव करेंगे, और वहां से क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पर भी देखो उन्होंने लिखा हुआ, ये रहा लिथियम मेटल ऑक्साइड, ये लिखा कोबाल्ट ऑक्साइड लिख रखा है, इधर देखो ये ग्रेफाइट लिख रखा है यहाँ पर। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, जो आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, और डिटेल में पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से निकल आएगा। अगला पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। देखो ये अभी भी न्यूज में था और ये कोरोना के टाइम से न्यूज में है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कोरोना के टाइम से न्यूज में बनी हुई है, और क्वेश्चन अब पूछा उन्होंने जाके। और क्योंकि अभी भी ये निपा वायरस की वजह से न्यूज में था कि निपा वायरस के इलाज में इसका यूज किया जा रहा था, तो इसीलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे क्वेश्चन आया। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्राय समाचारों में चर्चित एक क्लोनल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मानव निर्मित प्रोटीन है। दूसरा, विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीप्त करते हैं। थोड़ा इंग्लिश पढ़ लो। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ वो बंध जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये कह रहा है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई मान लो वायरस आया या कोई बैक्टीरिया आया, तो ये क्या करते हैं, उसके साथ जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लेकिन लिखा ये विशिष्ट प्रतिजनों से, स्पेसिफिक से जुड़ती हैं, उसकी बात करिए। और वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कि ये विषाणुओं के संक्रमण में इनका यूज किया जाता है, जैसे कोरोना वायरस था। यहाँ पर लिखा देखो ये निपा वायरस जैसे के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर है उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पर ये बायोटेक्नोलॉजी क्लास 2 से है, ये भी यूट्यूब पर है।
तो वहां पर आप जाके देखोगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, तो कैसे बनती है, क्या है इनका, ये इसके बारे में नोट्स था, ये रहा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एक बहुत पुराना नोट्स है, तब से चला आ रहा है लगातार, क्योंकि स्टैटिक पार्ट वही रहता है और करंट उसके अंदर जुड़ता जाता है। तो कोई भी मुद्दा पूरी तरह से आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको पढ़ाना पड़ता है, तो वो स्टैटिक का पार्ट धीरे धीरे बनता है और उसके साथ कुछ करंट जुड़ जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे के संदर्भ में जो हमारा क्लिप है वीडियो का, देखो ये रहा। देखो एंटीबॉडीज के बारे में हमने कल देखा था, बी सेल थी वो एक टी सेल थी, टी सेल एंटीबॉडीज बनाती है, टी सेल किलर सेल होती है, जाके मार देती है, ये देखा था। तो बी सेल क्या करती है, मान लो कि ये देखो यहाँ पर मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह था, उसके ऊपर इस तरह के प्रवर्ध थे, क्या थे, इस तरह के। तो जो बी सेल होती है कौन सी सेल, ये पढ़ा था ना कल, बी सेल। तो बी सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगे। वो एंटीबॉडीज ऐसी होंगी कि वो इसके साथ जाके ऐसे जुड़ जाएंगी, इसके साथ ऐसे जुड़ जाएंगी और इसको क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, ये अब आगे विभाजित नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्या करेगा, ताकि साफ कर देगा। ये काम कौन करता है, एंटी। लेकिन इन सेल को जब हम क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं, क्लोनिंग के प्रोसेस से उनकी संख्या को बढ़ा लिया जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल। ये हुआ ऐसी एंटीबॉडी जिनको हम लैब में क्लोनिंग के माध्यम से बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल। एक ही तरह की एंटीबॉडीज है, क्या करेंगे, एक ही तरह की एंटीबॉडीज है और उनको हमने क्या कर दिया, क्लोन कर दिया, तो क्या बोल दिया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखो, ये वायरस था, आपने कोरोना वायरस देखा था, कोरोना जब पढ़ा था तब का है मेरे पास। देखो ये कोरोना वायरस है, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन थे। देखो अब यहीं से क्लियर हो गया। एक तो था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, एक ही प्रकार की विशिष्ट एंटीबॉडीज है। और यहां पर हमने देखा था पहली स्लाइड में, देखो यहां पर अगर बात करोगे आप, यहां पर देखो इस स्लाइड में देखो, शुरू में लिखा है कि ये न्यूज में क्यों था, कि निपा वायरस। तो निपा वायरस पर इनके क्या किया जा रहा, ट्रायल किया जा रहा था, इसीलिए ये न्यूज में था। तो यहाँ पर देखो पहली स्लाइड में लिखा है निपा वायरस, ये इसका कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पर थोड़ा सा बताया कि आपको बस आइडिया हो जाए। तो ये निपा वायरस के कारण ये न्यूज में था, तो थर्ड ऑप्शन तो हो ही गया। और अभी मैंने बताया कि कोरोना वायरस के इलाज में भी इसका यूज किया गया था। इट मीन्स ये वायरस का जो हमें संक्रमण हो जाता है उसके इलाज में इसका हम यूज कर सकते हैं, क्या करते हैं। दूसरा मैंने भी बताया कि ये क्या करती हैं, बी सेल है, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जो जाके जुड़ जाती हैं प्रवर्धों के साथ, और वो प्रोटीन होते हैं, एंटीजन होते हैं किसी भी वायरस के ऊपर, उनके साथ जुड़ते हैं। तो मान लो कि ये कोई खास तरह का, मान लो कोरोना वायरस था, तो उसके ऊपर हमने पढ़ा था स्पाइक प्रोटीन होता है। तो स्पाइक प्रोटीन सिर्फ कोरोना वायरस के ऊपर मिलता है, तो उससे जुड़ने वाली जो एंटीबॉडीज होंगी वो भी तो उसी स्पेशल होंगी उसके लिए। हर कोई एंटीबॉडी उसके साथ जाकर नहीं जुड़ पाती है, तो विशिष्ट होती हैं किसी भी वायरस के लिए वो। और उनको क्या किया जाता है, लैब में बनाया जाता है। यही बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, और यहीं से क्वेश्चन था आपका ये वाला। अब देखो यहाँ पर पहला क्या होगा, ये मानव निर्मित प्रोटीन है, तो सही है, इनको लैब में बनाया जाता है। दूसरा, ये विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण ये उनके साथ जाकर जुड़ जाती हैं, प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करती है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को ये क्या करती हैं, उसको एक्टिवेट कर देती हैं, जिसके बाद वो क्या करता है, उसको हमारे शरीर से बाहर कर देता है, ये उनको निष्क्रिय कर देता है। तो ये यहां से होगा। और तीसरा क्या था, निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। ये तीनों के तीनों इसमें क्या होंगे, सही होंगे, तो ऑप्शन होगा इसका डी होगा, 1 2 एंड 3, ये वाला। कोई मुश्किल नहीं था। तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होना चाहिए, आपका करंट अफेयर भी मजबूत होना चाहिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखो कौन सा है, ये कॉप 28 वाला। देखो 2 साल बाद पूछा उसने, 29 हो गया और ये 28 से क्वेश्चन है, दोनों से ले लिया, 28 से भी ले लिया, 29 से भी ले लिया। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या है, कह रहा है 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। कह रहा है कि यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुआ था
का नाम था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये घोषणा हुई थी डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो दोबारा देखे, देखो क्या कह रहा है कि कथन 1 में कह रहा है कि 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। दूसरा कह रहा है COP28 जलवायु एवं स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिदेशात्मक हो जाएगा, मतलब मैंडेटरी हो जाएगा उसको डीकार्बोनाइजेशन करना, मतलब वहां पर कार्बन का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। तीसरा कह रहा है यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है, कि भारत की जो हेल्थ सेक्टर है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये पूछ रहा है। और नीचे देखो क्या है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, मतलब ये एक कथन है ये भी सही है, ये दोनों इसकी व्याख्या करते हैं ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, मतलब ये 2 और 3 सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन ही कथन 1 की व्याख्या करता है, मतलब इनमें से ये दोनों सही है लेकिन इनमें से एक है जो इसकी व्याख्या करेगा। फिर देखो कह रहा है कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है, मतलब इन दोनों में से एक ही सही है तथा वह कथन एक की व्याख्या करता है और जो इनमें से सही है वो इसकी व्याख्या करता है। फिर कह रहा है न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है, 2 और 3 दोनों गलत है। अब बात करते हैं इस पर। देखो इसमें हुआ क्या था, इस सम्मेलन में भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और उसका रीजन भी यही था कि ये तीसरे वाला, कि भारत ने कहा था कि मुझे अभी हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करना है, मुझे उन्हें शीतलन सुविधाएं प्रोवाइड करानी है। दूर दराज के इलाकों में अगर आप मेडिसिन लेके जाओगे, वैक्सीन लेके जाओगे तो वहां पर आपको शीतलन की सुविधाएं देनी पड़ेंगी और हेल्थ सेक्टर में अगर ये करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ये सेक्टर, अगर हम इसका डीकार्बोनाइजेशन करना लगेंगे, इस सेक्टर से CO2 को कम करने लगेंगे तो इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो देखो यहां पर ये इस COP28 जो UAE वाला है, ये मैंने इस पे क्लास डाला था और पूरा का पूरा यूट्यूब पर पड़ा है, ये 2024 में डाला था और क्लासरूम में तो ये हमेशा होता ही होता है, स्टैटिक पार्ट में है, तो अब तो 28 का 29 भी मैंने क्लास में करवा दिया है, तो वहां से ये उठाया गया है। और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, यहां से आया, देखो ये क्लास में लिखा हुआ है। यह जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भों पर चर्चा करता है जिसके 3 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। नंबर 1, एक लचीली एवं प्रतिरोधी स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करना जो जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित रोगों से निपटने में सक्षम हो, अर्थात एक हम ऐसा हेल्थ सिस्टम डेवलप करें जो क्लाइमेट चेंज का सामना कर सके। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र से कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, मतलब यहाँ से कार्बन उत्सर्जन को कम करना हेल्थ सेक्टर से, और स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्त पोषण की, यहाँ पर फाइनेंसिंग का की सुविधा के लिए हमें क्या करना और रिसोर्सेज को बढ़ाना। तो ये बात इसमें की गई थी और नीचे लिखा देखो भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल क्षेत्र से ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना संभव नहीं है, मतलब वो कह रहा है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस क्षेत्र से कर पाऊं क्योंकि इससे मेरा हेल्थ सेक्टर कॉम्प्रोमाइज होगा। तो यहां से ये क्वेश्चन लिया गया था, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था और ये रहा इसका वीडियो। इसके बाद तो यहाँ पर मान लो कि तरह के तो थोड़ा आगे कर देते हैं, लेकिन रोनल क्या करेगा, ठीक है कर जा ही नहीं पाते तो उसके थ्रू नहीं होगा जाता। जलवायु परिवर्तन तो भी अगर मैं देखूं तरह से करा था क्लाइमेट चेंज और स्वास्थ्य, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, हीट वेव की स्थितियां बढ़ रही हैं, नए तरह के क्या हो रही है, डिजीज आ रही है, जैसे मलेरिया का आपको अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन और इससे संबंधित कई सारे रोग उत्पन्न हो, ये हेल्थ सेक्टर को प्रभावित कर रहा है और हेल्थ सेक्टर से भी क्या होता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है जो किसको प्रभावित करता है, क्लाइमेट, जैसे कूलिंग, दवाओं को ठंडा रखने में कूलिंग सेक्टर में। तो जो हेल्थ सेक्टर है वो इसका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी करता है और इससे प्रभावित भी हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर भी चर्चा की गई कि कैसे हम हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाए, जलवायु
प्रतिरोधी बनाए ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो नई नई बीमारियां आ रही है, नए नए रोग आ रहे हैं, उसका वो सामना कैसे कर सके। ठीक है। दूसरी बात उसमें क्या की गई, दूसरी बात की गई कि हम हेल्थ सेक्टर से जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है उसको कैसे कम करें। हेल्थ सेक्टर से जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन हम कम करें, कार्बन फुटप्रिंट उसका कम करें। इन सब पर चर्चा हुई किसमें, इस हेल्थ वाले डिक्लेरेशन में घोषणा नाम है। भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया साफ साफ। भारत कह रहे हैं कि आपने जो कहा है कि शीतलन क्षेत्र से, कूलिंग सेक्टर से जो एमिशन को कम करना है उसको भारत कम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की जिस तरह की स्वास्थ्य की आवश्यकता है और भारत के जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां पर मुझे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वहां की जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए मुझे शीतलन करना होगा, कूलिंग की हमें आवश्यकता है। भारत ने इसको इस आधार पर इसका क्या कर दिया था, विरोध कर दिया, और भारत इसमें शामिल है। एग्रीकल्चर वाले पे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को हम कैसे, क्या उसमें से कैसे कम करेंगे, हमारे लिए वो मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या का हमारा आजीविका का स्रोत है। आप लोगों ने, विकसित देशों ने क्या किया, ठीक है, अब आप हमें तो प्रयोग किस पर, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ये था, देखो इसमें क्लियर मैंने समझाया था क्लासरूम में, यूट्यूब पर ये भी वीडियो पड़ा है कि भारत ने मना कर दिया था कि वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो तो पहला उसने क्या बोला कि 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि, ये तीसरा पहले देखते हैं, यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है, ये मैंने उसमें बताया था। भारत ने इसी आधार पर इसका यहाँ पर साइन नहीं किए थे। तो ये तीन है वो एक को एक्सप्लेन तो कर रहा है, तीन जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन देखो दूसरा कह रहा है कि COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकार घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर करने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। देखो घोषणाएं जो भी होती हैं वो कभी भी कंपलसरी नहीं होती हैं, संधियां कंपलसरी होती है। जैसे पेरिस संधि हो गई, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरह के जो होते हैं समझौते वो बाध्यकारी होते हैं। जो इस तरह की घोषणाएं वगैरह होती हैं ये कभी भी बाध्यकारी नहीं होती। तो ये बाध्यकारी नहीं था कि ये साइड इवेंट है, तो उस दौरान इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं उनमें ये बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना था। पर ये तीन देखो, एक का तो एक्सप्लेन कर ही रहा है, तो इसमें से ऑप्शन देखो कौन सा होगा। आप देखो यहां पर लिखा है कि कथन 2 और कथन 3 में से एक ही सही है, इन दोनों में से एक ही सही है, और वह कथन एक की व्याख्या करता है। तो इनमें से 3 सही है और वो एक की व्याख्या कर रहा है। तो देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये वाला क्वेश्चन यहां से था डायरेक्ट, और ये इसका हमारा क्लासरूम का नोट्स था। अच्छा, ये ज्योग्राफी का बैच है जो अभी चलेगा, अभी आने वाले दिनों में जून में स्टार्ट करेंगे। 12 जून से जीएस मॉड्यूल भी चलेगा और ऑप्शनल भी चलेगा, और उनका टाइमिंग यहाँ लिखा है 4 से 6 है और ये 6 से 8। तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट साइंस टेक का मॉड्यूल रिवोल्यूशन आईएएस पर होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है ये। और पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो लगभग क्वेश्चन आ जाता है। देखो 2 4 5 क्वेश्चन तो हमेशा नहीं आएगा, वो हमेशा बाहर रहेगा ही रहेगा। आप कितना भी भागदौड़ कर लो, कितनी भी कोशिश कर लें, वो नहीं पकड़ में आता है। लेकिन अगर हम 15 16 17 क्वेश्चन 18 अगर पकड़ में कर लें तो बहुत है वो। अगर 44 45 इस बार कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, तो 45 में से अगर ज्योग्राफी को मिला लिया जाए, 10 क्वेश्चन अगर आप ज्योग्राफी में से सही कर लो तो करीब करीब 25 26 क्वेश्चन होते हैं। 23 24 भी सही हो जाए तो उसके बाद बचे हुए में से कितना क्वेश्चन है, 20 21 ही तो करना है 60 क्वेश्चन में से। तो इतना टफ मसला नहीं है। लेकिन ये जो सेक्टर है ये पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और साइंस टेक। और यहीं पर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो इसको पढ़िए और आराम से इसको धीरे धीरे इसको टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये पीपीटी वाला जो चल रहा है मसला ये बहुत ही खराब है। आप पीपीटी रीड कर रहे हैं, समझने पर ज्यादा जोर नहीं है। चीजों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, तब आप वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, वरना सिली मिस्टेक होने लगेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ते हो तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगेंगे, बहुत इजी लगने लगेंगे। और यूपीएससी देखो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसने बहुत ट्रिकी दिया हो, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं देता वो। अगर आपको आ रहा है तो आप बना दोगे, या फिर वो पूरी तरह से ही आपको नहीं आएगा। तो ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर क्या कहा, कह रहा पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है वर्षा वन, वर्षा मतलब वन मतलब रेन फॉरेस्ट।
महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, मतलब कि रेन फॉरेस्ट है वो ओशन की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। मतलब कह रहा है कुल मिलाके कि जो ओशन है वो लगभग ऑक्सीजन का 50% उत्पादन करते हैं। तीसरा, वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। तो कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई एक जलीय निकाय है और उसमें बहुत अधिक मात्रा में मान लो ऑक्सीजन है, पूरी तरह से वो क्या है, ऑक्सीकृत है, सुचारू रूप से वेल उसमें ऑक्सीजन अच्छे से मिली हुई है, तो वो कह रहा है उसमें ऑक्सीजन जो है वायुमंडल की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। ये कह रहा है वो तीसरे ऑप्शन में। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है। देखो दोबारा इस क्वेश्चन को देखो, वो दोबारा इसको समझोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कह रहा है पृथ्वी के ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, मतलब रेन फॉरेस्ट ओशन की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। दूसरा कह रहा है समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का 50% उत्पादित करते हैं, अर्थात ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो, और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वाला, ये विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है कि वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल, मतलब पृष्ठ जल का मतलब ऊपर का सरफेस वाटर, यहां पर इंग्लिश देख लो कि वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर, कि मतलब कोई जलीय निकाय है तो उसकी जो ऊपरी लेयर है, जो उसकी सरफेस लेयर है वो वेल ऑक्सीजनेटेड, पूरी तरह से वो क्या ऑक्सीकृत हो, उसमें ऑक्सीजन काफी मात्रा में हो। पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है, मतलब उस जलीय निकाय में, उस वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है इन्वायरमेंट की तुलना में। इन्वायरमेंट में कितना होता है, वायुमंडल में कितना है हमारे 21%, एटमोस्फेयर में 21% है। ये कह रहा है कि अगर वो वेल ऑक्सीजनेटेड है तो उसमें 21% से भी ज्यादा होती है। तो ये बात इसमें कही है। और कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, एक और दो, दो एक और तीन, और उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं। तो इसमें ऑप्शन से सॉल्व होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, इसको सॉल्व करके दिखा। देखो यहां पर, इसको देखो, यहां पर मैं टीवाई क्यू सॉल्व करा रहा था, तो यहां पर जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है, जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो स्थल पर इकोसिस्टम है, उनमें जितनी CO2 मिलती है उससे 16 गुना से भी ज्यादा CO2 ओशन में है। मतलब लैंड पर जितने भी हमारे इकोसिस्टम है उनमें जितनी CO2 मिल रही है उससे 16 गुना ज्यादा CO2 मिलती है ओशन में। और इसकी एक और खासियत है ओशन ये है, जितनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है उसका लगभग 50% ऑक्सीजन हमें ओशन से ही आपूर्ति होती है। यहाँ मैंने बताया, देखो मैं बात कर रहा था कार्बन साइकिल की, और बात करते करते, डिस्कशन करते करते ये ध्यान में आया कि ओशन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ बताया कि जो ओशन है वो लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और कई जगह पे तो 50 से लेकर 80% के बीच में लिखा है, तो लगभग 50 तो मान के ही चलो। और जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन निकाल लोगे, अगर 50% वो ओशन करते हैं तो रेन फॉरेस्ट उससे ज्यादा कैसे कर देंगे? अगर 50% ओशन करते हैं तो रेन फॉरेस्ट तो ऑब्वियस है कि उससे कम करेंगे। तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा उसने, देखो पहले इस वाले को देखो, समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, ये 2 नंबर सही है। लेकिन अगर 2 सही है तो एक सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये 50% ये करते हैं तो रेन फॉरेस्ट तो इनकी तुलना में कम करेंगे। तो अगर यहाँ ऑप्शन में देखो, अगर आपको तीसरा नहीं भी आता तो आप देखो 2 नंबर तो क्या होगा, सही होगा। तो 2 नंबर किस किस में सही है, एक तो ये है और एक ये है, और एक नंबर क्या है, सही हो नहीं सकता, तो एक नंबर इसमें से गया तो केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन से आपका सॉल्व हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, आपका ऑप्शन बी हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो कई बार लड़के देखना चाहिए, क्वेश्चन से लॉजिक लगाना चाहिए, तो लॉजिक लगाने से भी कई बार आंसर निकल आता है। तो ये होगा तो ये नहीं होगा। और पहली बात है यहाँ पर देखो, या तो 1 2 होगा, 3 तो पहली बार हो गया, तो 3 पहली बार कर दिया हमने, ये सही होते, फिर इन दोनों में से एक देख लिया।
तो यहाँ पर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सीधा वहीं से था, ये भी PYQ है, यूट्यूब पर पड़ी है क्लास ये वाली। तो ये 4 नंबर क्लास में ये है। अब देखो बात करते हैं जीपीएस। देखो ये गगन की बात कर रहा है कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थिति स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन गगन के बारे में सही है? कुल मिला के वो कह रहा है कि गगन में के बारे में कौन कौन से कथन सही है उनको बताओ। ये कह रहा है इसके अतिरिक्त सटीकता, इससे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया। ये और सटीकता एक्यूरेसी लाएगा और बहुत ही रिलायबल सिग्नल देगा। फिर देखो इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। और फिर तीसरा कह रहा है इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। मतलब इसका यूज आप किस में कर सकते हो? एविएशन में करोगे, अदर सेक्टर में आप इसका यूज नहीं कर सकते, ये कह रहा है। और फिर नीचे इसके दिया है उत्तर चुनिए 1 2 3, 2 और 3, केवल 1 1 और 2। देखो गगन है क्या? गगन कुछ नहीं है, जो जीपीएस सिग्नल आते हैं उनको ये सटीक करता है, उनको ये अगमेंट करता है, उनको आवर्धित कर देता है, उनको मोर रिलायबल बनाता है, उनको मोर एक्यूरेट बनाता है। यही है गगन सिस्टम। और इसके लिए कोई अलग से हमने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है, जो पहले से जा रहे थे उन्हीं पर इनके उपकरण लगा दिए, तो ये एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। तो ये बात सही है, इससे अतिरिक्त सटीकता प्राप्त होती है, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किया गया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? उच्च गुणवत्ता वाले वायु यातायात का प्रबंधन होगा। देखो मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो पाएगा। तो ये बात इसमें सही कही गई है। लेकिन तीसरे में देखो एक तो एक्सट्रीम में चला गया, केवल विमानन में ही मिलेंगे, तो ओनली ऐसा नहीं हो सकता कि एविएशन को मिले, अन्य क्षेत्रों में भी यूज होता है। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, बाकी तो ये तो बेसिक है, स्टैटिक पार्ट है, काफी पुराना है। देखो ये रहा, यहाँ पर ये रहा गगन वाला। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है, स्टैटिक पार्ट में हमने किया है। और यहाँ पर आपको दिखाना था कि ये क्या करता है। ये यहाँ पर लिखा होगा कि ये कई क्षेत्रों में काम करता है। देखो इसका प्राथमिक लक्ष्य सिविल एविएशन है, परंतु इनके सिग्नल का उपयोग विभिन्न प्रकार के सिविलियन एंड नॉन सिविलियन एविएशन में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में उड्डयन के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके बाद मैरीटाइम, हाईवे, रेलवे, सर्वेक्षण, सुरक्षा एजेंसियां, टेलीकॉम इंडस्ट्री आदि में भी हो सकता है। मतलब डाइवर्स यूज है इसके। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा। तो यहीं से ये क्वेश्चन था, आपको ये वाला काट देना था कि इसका अलग जगह पर भी यूज हो सकता है, तो तीसरे वाला नहीं होगा। बाकी तो ये यहाँ पर था। और ये क्लास में मैंने डिस्कस किया है, ये क्लासरूम का वीडियो है, ये यूट्यूब का वीडियो नहीं है। जहां नहीं है मैं बता दे रहा हूँ। इनका नाम क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो जीपीएस एडेड मतलब जीपीएस को क्या करता है, उसके जो नेविगेशन, जो सैटेलाइट जो सिग्नल्स आते हैं उनको अगमेंट करता है, मतलब उनको बढ़ाता है, संवर्धन करता है। इसको मैंने ज्यादा नहीं बताया कि ठीक है ये पूरा स्टैटिक पार्ट है, तो पूरा क्लास एक इसी पे चलता है, जीपीएस पर चलता है और आपके नेविक वाले पे चलता है। तो ये न्यूज में था नया वाला सिस्टम अपना एनवीएस जो था, इस वजह से ये इसने एक कदम पीछे से पूछ लिया क्वेश्चन। तो ये वाला एक स्टैटिक का पार्ट मान सकते हैं आप, वहां से क्वेश्चन है। अब देखो ये अगला राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये भी न्यूज में था। इसका रीजन क्या था? जीनोमिक चिप लॉन्च की गई थी, वहां से ये क्वेश्चन आया। देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशिज पशु और छोटे और सीमांत कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है पहला तो है गोकुल मिशन है, पशुओं के लिए मिशन हो गया। दूसरा, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी एक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, उनको क्या करेगा, उनकी गरीबी दूर करने में सहायता करेगा। क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले, जिनकी उत्पादकता कम है, ऐसे जो पशु हैं वो छोटे और सीमांत कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों के पास ही होते हैं। क्योंकि जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती है वो महंगे होते हैं। आपने सुना होगा कई भैंसे कितने हजारों में बिकती हैं, लाखों में कई कई बिकती हैं। जिनकी क्वालिटी ज्यादा होती है उनका मूल्य भी ज्यादा होता है, और उनको उसी तरह का उनको क्या करना पड़ता है, उसी तरह का उनके लिए उनको फीड देना पड़ता है। तो गरीब और जो सीमांत कृषक है वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा, इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गो, पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। यहाँ पर लिखा है इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। मतलब ये देशी पशुओं जो है हमारे गाय और भैंस, उनके लिए ये क्या किया गया, शुरू किया गया, उनके पालने के, उनके कंजर्वेशन के लिए।
उनकी वैरायटी में सुधार करेगा, उनको में क्या करेगा, उनको ये कंजर्व करेगा, इसके लिए ये था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो इसमें दोनों ही कथन सही होंगे, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। लेकिन ये आया क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि ये इसमें बायोटेक्नोलॉजी 3 में इस पर पूरा डिस्कशन किया गया है, और का रीजन है ये क्या है, सेक्स आधारित सीमन को तैयार किया जाता है। इस तरह का सीमन तैयार किया जाता है इसके अंदर क्या हो, फीमेल्स की संख्या बढ़ सकती, ठीक है। लिंग आधारित सीमन को तैयार किया जाता, पहले सीमन ऐसा होगा, अगर इस सीमन का यूज करेंगे तो मादा पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी मेल की तुलना। देखो यहाँ पर ये लिखा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शुरू किया गया था, और यहीं पर पूरा का पूरा ये लिखा होगा। उन्हीं से क्या मिल रहा है, दुग्ध उत्पादन। यहाँ पर लिखा है एम टू डेवलप एंड कंजर्व इंडिजिनस, जो स्वदेशी प्रजातियां हैं उनको क्या करना है, उनको डेवलप करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी। देखो इसमें क्या लिखा है, सेक्स सॉलिड सीमेन इज ए चैप्टर। तो ये पूरा का पूरा वहीं से है, ये पूरा का पूरा टॉपिक तो यहाँ पर ये डिस्कशन किया गया, आप जाके देख सकते हो इस पे। तो कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमें आना चाहिए कि ये आया क्यों था। ये इसीलिए आया था कि ये टेक्नोलॉजी न्यूज में थी, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी, और एक गऊ चिप को जारी किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक गऊ चिप को जारी किया गया था, उस वजह से ये सारा का सारा नहीं न्यूज में था। सिंगल न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया पूरा का पूरा। भी तो थी कि टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी से ना आकर क्या आ गया, इस गोकुल मिशन से क्वेश्चन आ गया। तो ये यहाँ पर लिखा, ये हमने क्लास में नोट कर ही लिया था, तो ये वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो इस पे ज्यादा हमें टाइम नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। अगले में बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता। कह रहा है कि अगर वायुमंडल ना होता तो हमारी पृथ्वी पर सभी जगह पर जो तापमान है वो हिमांक से 0 से बहुत नीचे होता। दूसरा कह रहा है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। तो कह रहा है कि जो वायुमंडल है वो हमारे क्या कर, ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसको ट्रैप करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। देखो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। तीसरा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। कह रहा है CO2 जैसी गैसें हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे जो रेडिएशन हो रहा है अर्थ से, या जो ऊष्मा विकिरण ऊष्मा जा रही है उसको वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको ट्रैप कर लेती हैं। ये उसमें वो कह रहा है। तो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को तो समझ में आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक से बहुत नीचे होता, अर्थात टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे होता वायुमंडल के बिना। दूसरा, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित पाशित ट्रैप ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। कि वायुमंडल क्या करता है, जो अर्थ हीट को रिलीज करती है जिससे वो ठंडी होती है उसको वो अवशोषित कर लेता है, और उससे क्या करता है, अर्थ अपने औसत तापमान को बनाए रखती है। तीसरा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। और कह रहा है जो CO2 जैसी गैसेज हैं वो विकिरण को अच्छे से अवशोषित कर लेती हैं और उसको ट्रैप कर लेती हैं, ये वो कह रहा है। और इनमें से फिर कह रहा है कौन से कथन सही है, केवल 1 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3 और केवल 2 और 3। तो देखो ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा होगा पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग क्या होता है, 15 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेट, और अब तो बढ़ के 1.1 डिग्री बढ़ गया, तो अब 16.1 के करीब पहुंच गया। तो ये एवरेज टेम्परेचर की बात होती है। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा ये एनवायरमेंट में हमने पढ़ा है क्लासरूम में। देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम में बताया गया है कि क्या करता है, अर्थ ऐसे पहले गर्म होती है, फिर अर्थ अपना रेडिएशन करती है तो ठंडा होती है, ठंडा होने के क्रम से अर्थ अपनी हीट को रिलीज कर देती है, और इसमें से कुछ ऊष्मा को ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, देखो CO2, H2O, CH4, ये सब अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करके पृथ्वी की ओर वापस भेज देती हैं। इससे पृथ्वी और अर्थ का जो ये पास का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म बना रहता है, रात में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, क्योंकि दिन में तो क्या कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी आ रही है, लेकिन रात में सनरेज नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ आउट गोइंग है। और ये वायुमंडल क्या करता है, इनमें से कुछ को एब्जॉर्व करके पृथ्वी की ओर भेज देता है, जिससे अर्थ रात में गर्म बनी रहती है और पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है वो 15 बना रहता है। लेकिन अगर ये वायुमंडल ना हो,
देखो अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो पहले रात की बात कर ले, तो रात में ये जो रेडिएशन हो रहा है अर्थ जिससे ठंडी हो रही है ये लगातार होता जाएगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में पहुंच जाएगा और पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -18 हो जाएगा। देखो यहां पर लिखा है कि टेम्परेचर -18 हो जाएगा, यहां पर बना हुआ डायग्राम। तो -18 पर पहुंच जाएगा पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर। देखो यहां लिखा 15 और ये कितना हो जाएगा -18। अगर रात में ऐसे निर्विघ्न रूप से रेडिएशन होता रहे तो अंधेरे वाले पार्ट में इतना हो जाएगा, पूरा एवरेज, सॉरी। ठीक है, लेकिन ये बात तो हुई है, लेकिन अगर हम दिन और रात की बात करें तो अब सब जगह तो ऐसा नहीं हो सकता कि देखो सब जगह क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, जीरो से नीचे हो जाएगा। देखो एवरेज कहोगे तो एवरेज टेम्परेचर तो जीरो से नीचे हो जाएगा। एवरेज के अंदर क्या होता है, पूरे साल का जुड़ेगा, दिन रात का जुड़ेगा, वो एवरेज निकलेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे कि पूरी पृथ्वी के हर जगह पर टेम्परेचर जीरो से नीचे होगा तो वो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि देखो अगर होगा क्या, अगर जहां दिन होगा वहां तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जहां पर अगर दिन हुआ, अगर मैं यूं बात करूं कि मान लो अर्थ है और इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है। अब ये एटमॉस्फेयर पहले तो जो सूर्य से जो रोशनी आती है उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, उनको वायुमंडल अपने में अवशोषित कर लेता है और बहुत कम रेडिएशन अर्थ तक पहुंचता है। तो इससे अर्थ कम गर्म होती है और रात में भी जो रेडिएशन होता है उसमें से भी कुछ को ये एब्जॉर्ब करके पृथ्वी की ओर भेज देता है, जिससे पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर हम इस एटमॉस्फेयर को उड़ा देंगे तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, अर्थ अर्थ बचेगी। लेकिन देखो इस साइड में अगर सन की रेज आ रही है, सूर्य की रोशनी इस साइड में आएगी, अगर यहां से, अगर मान लो ये यहां पहुंची, ये डे साइड में, तो अगर एक तो यहां पर जब वायुमंडल होगा ही नहीं तो वो इसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ये भी पृथ्वी तक बहुत अधिक मात्रा में पहुंचने लगेंगी। तो जिस साइड में दिन होगा वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने का कारण, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो इनकमिंग भी तो बढ़ जाएगा। तो जो एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट ये सब जो ऊपर अवशोषित हो रही थी वो अवशोषित होंगी नहीं, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगेंगी और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जिस दिशा, जहां पर जिस जगह पर रात होगी इसके इस साइड में जहां पर रात है यहां पर भी वायुमंडल नहीं है और यहां से क्या होगा, यहां से रेडिएशन बाहर की ओर जा रहा है यूं, तो यहां पर ये बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस साइड में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इस साइड में बहुत ज्यादा कम होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि सभी जगह पर टेम्परेचर जीरो से कम होगा? तो सभी जगह पर जीरो से कम नहीं, हाँ अगर एवरेज लेते, औसत लेते तो -18 पे पहुंचता। लेकिन देखो उसने किया क्या है, एग्जामिनर ने यहां पर इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर इस क्वेश्चन में उन्होंने किया क्या है कि यहां पर नीचे तो उन्होंने औसत लिखा है दूसरे वाले ऑप्शन, लेकिन पहले में औसत नहीं लिखा है। इट मींस उन्होंने जानबूझ के हमें बताया कि देखो यहां पर मैं औसत की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं औसत की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये ऑप्शन पहले वाला बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर औसत की बात नहीं की गई है। बाकी अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या मानते हैं। लेकिन जहां तक इसकी बात है तो ये होगा आपका कौन सा, पहले वाला आपका गलत हो जाएगा, पहले वाला सही नहीं होगा। तो इसको यहां पर हम गलत मान लें। तो दूसरा सही हो गया। दूसरा सही कैसे होगा, देखो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और ट्रैप्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। यही बताया मैंने, औसत तापमान कैसे बना रहता है, आने वाले को में से भी कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ जाने वाले में से भी अवशोषित कर लेता है। तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो पाती और बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती। दिन में बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाता है, रात में बहुत ज्यादा ठंडी होने से बचा लेता है। तो हमारा औसत टेम्परेचर बना रहता, तो सही कह रहा है। इसके बाद कह रहा है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं वो विकिरण को अवशोषित और ट्रैप करने में विशेष रूप से उत्तम है। ये तो सबको पता है कि वो ग्रीन हाउस गैस है। तो जो टेरेस्ट्रियल एडिशन होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 2 और 3 ये वाले सही है, 2 और। तो 69 वाले क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, पहले वाला नहीं होगा।
थोड़ा ट्रिकी था, इसको देख सकते हैं, ये मैंने क्लास में भी कराया है। देखो यहाँ पर बस आपको ये लॉजिक रखना था कि उसने एवरेज पूछा है या नहीं पूछा। जेंडर सिलेक्टेड है कि इससे आगे मेल पैदा होगा या फीमेल। देखो इसमें क्या लिखा है, जेंडर। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नेचुरली ना होती, कंडीशन कैसे वाली होती, ये पहले वाली -18 डिग्री वाली। रेडिएशन होता ही रहता रात में, ये रात में होता रहता तो अर्थ की सरफेस बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती। अब रात में ये कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब करके उसको वापस अर्थ के और नियर जो एटमोस्फेयर है इसको गर्म रखती, इससे हमारा टेम्परेचर इतना कम नहीं होता कि हमारे यहाँ -18 वाली कंडीशन डन है ना। तो ये था वो वाला पूरा का पूरा, ये क्लासरूम का वीडियो है। तो ये क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। तो ये उसका क्लास नोट्स था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला, ये क्लास नोट्स है। इसमें से हमने पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सब होता है। तो कंपैरिजन भी किया जाता है कि हम इसका कंपैरिजन करें कि मून से कंपेयर करते हैं और उसके साथ साथ हम शुक्र से भी कंपेयर करते हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति क्यों है। तो ये सब वहां पर होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, एथेनॉल, दूसरा है नाइट्रोग्लिसरीन और तीसरा है यूरिया। अब कह रहा है उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है। पहला एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। अब अगर यहां पर देखें तो ये देखो यहाँ पर दो आपको जगहों से कंटेंट को लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर थोड़ा सा किसी ने समझा हुआ है तो। देखो यहाँ पर एक तो ग्रीन हाइड्रोजन वाला टॉपिक है और एक बायोफ्यूल वाला है। तो बायोफ्यूल में गैसिफिकेशन का प्रोसेस बताया है और उससे कैसे वो मेथेनॉल एथेनॉल बनता है वो प्रोसेस यहाँ पर बताया है। और आगे जो यूरिया कैसे बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन वाले पार्ट में। तो दोनों से मिलाकर यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर अगर नोट्स देखोगे तो यहाँ पर है, देखो इस जगह पर देखिए आप, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर पूरा का पूरा गैसिफिकेशन का प्रोसेस बनाया। देखो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास होता है सेकंड जनरेशन वाला, वहां पर उसका गैसिफिकेशन होता है और फिर ये देखो सिन गैस बनती है, CO, CO2 और हाइड्रोजन। और जब इनको आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है और बायोफ्यूल बनने लगता है। तो इस प्रोसेस से, गैसिफिकेशन और सिंथेसिस के प्रोसेस से आप बायोफ्यूल का निर्माण कर सकते हो। तो ये आपको यहां से लेना था। तो अगर वहां बात करोगे इस वाले ऑप्शन में तो यहां से ये तो सॉल्व हो गया, ये वाले से यहां से देखो ये वाला आपका सॉल्व हो गया यहां से कि एथेनॉल का निर्माण, बायोफ्यूल का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा देखो क्या है, अब बात आती है यूरिया पे और नाइट्रोग्लिसरीन पे। तो यूरिया की बात अगर आप करोगे तो यूरिया यहां से आप बना सकते हो। देखो यहाँ वाले हाइड्रोजन वाले पार्ट से, देखो हाइड्रोजन का उपयोग क्या किया जाता है, अमोनिया निर्माण व नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। तो वहां से जो सिन गैस से हाइड्रोजन निकलेगी, देखो हमने अभी देखा था ये रहा सिन गैस, ये रहा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की और क्या करोगे आप, CO2 की और नाइट्रोजन के साथ उसकी अगर रिएक्शन करा दोगे, एक उसको नाइट्रोजन और आपूर्ति नाइट्रोजन की कर दी जाए तो इनसे क्या बन जाएगा, यूरिया बन जाएगा। यूरिया का आपने फॉर्मूला सुना होगा, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये तो यहाँ पर आपको क्या करना है, CO2 है ही आपके पास, हाइड्रोजन वहां पर सिन गैस में है ही है, अगर आप इसको नाइट्रोजन भी दे दोगे तो यूरिया का निर्माण हो जाएगा। और इसको हमने देखा था इस जगह पर, यहाँ पर वाले वीडियो में हम देख कहाँ से इसको सॉल्व किया जा सकता था। पर जब आ जाता है गैसिफिकेशन, बायोफ्यूल वाले टॉपिक में गैसिफिकेशन आ रहा है, क्या बोलेंगे, गैसिफिकेशन। जब गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा, इससे जब जलेगा, इससे निर्माण होगा CO2 का प्लस हाइड्रोजन का प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये सभी पदार्थ इसमें बनते हैं और इसे कहा जाता है सिन गैस, कहते हैं सिन गैस। ठीक है, तो सिन गैस का निर्माण हो गया। अब सिन गैस से क्या करेंगे, इसमें तो कोई बायोफ्यूल नहीं है। अब होगा क्या, देखो इस सिन गैस के कंपोनेंट आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे ये CO2 रिएक्ट करेगा H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बना देते हैं मैथेनॉल का निर्माण होता है, मैथेनॉल CH3OH। ये दोनों ने, देखो CO2 ने और हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्शन किया और इस प्रोसेस को बोला जाता है सिंथेसिस।
क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस संश्लेषण की प्रक्रिया से हम इसका आपस में रिएक्शन होता है और आगे बन जाएगा हाइड्रोजन का यूज आप अमोनिया के निर्माण में करते हो। तो अमोनिया का जो निर्माण होता है उस प्रोसेस को हेबर प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में शिफ्ट होकर NH3 का निर्माण करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का शिफ्ट होकर NH3 बनाना है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हेबर प्रोसेस। इसमें लोहा एक कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। और ये जो अमोनिया बनती है, इस अमोनिया का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूरिया के निर्माण। ये अमोनिया के डाइवर्स यूज है। अगर मैं इसको कहूँ N2 और 3H2 हो गया तो ये 2NH3 इस तरह से बनता है इक्वेशन। और 3H2 के अणु, 2 नाइट्रोजन के अणु आपस में मिलकर 2NH3 का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस किया जाता है, कहा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में लोहा एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये आपसे सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो अमोनिया है, इसका एक तो आपने यूरिया के निर्माण में यूज, उर्वरक इंडस्ट्री में यूज कर। इसके अलावा जो, अब देखो यहाँ पर हो गया, तो आपको यहाँ से वो दूसरी चीज लेनी थी कि आप यहाँ पर अगर इस जगह पर नाइट्रोजन का यूज कर रहे हो, इस वाले प्रोसेस में देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, CO2 है और CO है। तो आप सिंथेसिस के प्रोसेस से CO2 और 3H से CH3OH बना लिया, C2H5OH एथेनॉल भी बना सकते हो, क्योंकि वो सिंथेसिस का प्रोसेस है। अब अगर इनमें से आपने हाइड्रोजन ले लिया और नाइट्रोजन के साथ उसका रिएक्शन करा दिया तो NH3 बन जाएगा अमोनिया, और फिर आपने CO2 से रिएक्ट करा दिया तो उससे यूरिया बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपको यहां से ये पता लगता है कि हाइड्रोजन बन रहा है, तो हाइड्रोजन का उसके बाद आपको यूज करना था कि हाइड्रोजन का यूज आप किस में करते हो, यूरिया के निर्माण में करते हो। तो ये हाइड्रोजन का एप्लीकेशन था, प्लस ये बायोफ्यूल की सेकंड जनरेशन में जो गैसिफिकेशन का प्रोसेस है, उन दोनों को उसने जोड़ दिया। इसीलिए कह रहे हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन तब सॉल्व होंगे जब आपने समझा अच्छे से होगा चीजों को। अगर आप में समझ विकसित नहीं है टॉपिक्स को लेकर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो वहां पर कंफ्यूजन होने लगता है। और नाइट्रोग्लिसरीन का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो नाइट्रोग्लिसरीन तो एक तरह के विस्फोटक टाइप का हो गया, तो बिल्कुल ही बाहर हो गया। तो यहां पर हमें क्या करना था, तो यहां पर तो सीधा सीधा हमारे पास ऑप्शन था कि हमें करना क्या है, ये एथेनॉल और यूरिया होता, नाइट्रोग्लिसरीन तो पहले ही बाहर हो गया। तो यहां पर क्या बना, दो बने, तो यहां पर केवल दो होगा, बी वाला 85 का। तो ये आपको ध्यान में रखना था, लेकिन इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो जो अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने अच्छे से समझा होगा, वो ये क्वेश्चन कर लेगा, तो नहीं तो फिर है ही। अब देखो ये रहा डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो देखो डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है कि नई उभरती हुई, देखो इस पे क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट एयर कैप्चर एक तरह से क्या है, आपने सुना होगा कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। जब क्लाइमेट चेंज आप पढ़ते हो, वहां पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के तरीके या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के जो मेथड्स हैं, उनमें कार्बन कैप्चर है एक तरीका, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कहते हैं। और लास्ट ईयर आया था कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। ये वहां से क्वेश्चन है एक तरह का, कि आपको वो कंसेप्ट आता है या नहीं आता है कि कार्बन कैप्चर करते हैं हम और उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है। लास्ट ईयर से ये न्यूज में था, तो हमने एक क्लासरूम में किया था, कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन हम वहां करते हैं। उसमें पूरे मेथड करते हैं कि सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है, मैराइन जियो इंजीनियरिंग क्या है। वहां पर जैसे वो एक दर्पण लगाने का था, एरोसोल का छिड़काव हो गया। इसी तरह से हम धरातल पर जो सरफेसेस हैं उनको लाइट कलर का बनाते हैं, लाइट कलर की क्रॉप्स को डेवलप करते हैं। इसी तरह से ओशन में करते हैं जियो इंजीनियरिंग जो किया जाता है, ओशन में बहुत सारे क्या आयरन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा एक क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आता है क्लाउड के बारे में, हायर क्लाउड और लोअर क्लाउड। तो थिनिंग ऑफ हायर क्लाउड, आपका सिरस क्लाउड की थिनिंग करते हो आप। वो सारे के सारे प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज में, उन्हीं में से एक प्रोसेस उसने यहाँ पर उठा के दे दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नंबर एक, इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की भी प्रोसेस के रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब कार्बन को कैप्चर करने के एक प्रोसेस के रूप में यूज कर सकते हैं। यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। ये इसका प्लास्टिक उत्पादन में और फूड प्रोसेसिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है एविएशन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है।
कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन के स्रोत के रूप में काम कर सकता है। फिर कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनो। अब कह रहा है कि 1 2 सही है, केवल 3 सही है, 1 2 3 सही है, उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही। तो देखो अब इसको समझने की जरूरत है। कह रहा है सबसे पहले कि वो कह रहा है डायरेक्ट एयर कैप्चर है वो एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके संदर्भ में क्या क्या सही है। पहला कह रहा है इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में उपयोग कर सकता है, अर्थात कार्बन को कैप्चर करने की एक विधि के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसको क्या कह रहा है प्लास्टिक उद्योग में और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है। तीसरा कह रहा है विमानन में ये क्या कर सकता है, जो मतलब एविएशन सेक्टर है वहां पर एक संश्लिष्ट न्यू कार्बन ईंधन मतलब लो कार्बन वाला जो फ्यूल है उसके जनन में उसके प्रोडक्शन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है, कि उसमें जो हाइड्रोजन में कार्बन हम मिलाते हैं उसके रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और CO2 को दोनों को आपस में रिएक्शन करा के हमने किसका निर्माण किया था, CO2 को मिला के मैथेनॉल का, एथेनॉल का। तो उसी तरह से कुछ इस तरह के फ्यूल का यहाँ पर एविएशन सेक्टर के लिए भी क्या निर्माण किया जा सकता है, वो ये पूछ रहा है। और फिर कह रहा है कि इनमें से क्या क्या ऑप्शन। तो देखो अगर पहला करें तो पहले में क्या होगा, सही कह रहा है कि ये एक कार्बन कैप्चर की एक टेक्नोलॉजी है, सही है। दूसरा कह रहा है कि प्लास्टिक उत्पादन में और फूड प्रोसेसिंग में इसका यूज सकता है, हाँ हो सकता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। अब बेकिंग इंडस्ट्री में आप कर सकते हो, आपने जो आप कोल्ड ड्रिंक है उसमें CO2 का आप यूज करते हो, और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पर आप इसका यूज करते हो। प्लास्टिक उत्पादन में भी CO2 का यूज होता है, एथिलीन वगैरह उस सब में इसका यूज होता है। इसके बाद कह रहा है कि ये न्यून कार्बन वाले ईंधन में भी, वो भी अभी हम देख के आ चुके हैं, तो उसमें भी हो सकता है, तो तीनों सही होंगे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों 1 2 एंड 3 तीनों सही होंगे। लेकिन इसको देखें कैसे, इसको देखा जा सकता है, देखो यहाँ पर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन भी कह देते हैं। तो ये वो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको कैप्चर करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और फिर उसको यूटिलाइज करेंगे। और देखो यहाँ पर पूरा का पूरा इसको क्लासरूम में हम लिखते ही लिखते हैं, ये तो ट्रेडिशनल पार्ट है एक, तो करना ही होता है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा, देखो इंडस्ट्री है आयरन एंड, देखो यहाँ पर पूरा डायग्राम बनाया, देखो चार्ट बनाया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से, सीमेंट इंडस्ट्री से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। इस कार्बन को कैप्चर किया जाता है। दूसरा स्टेज ये है, देखो यहाँ पर पहला स्टेज क्या है, इंडस्ट्री से कार्बन का उत्सर्जन होना, जैसे थर्मल प्लांट हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, यही है जिनसे अधिक मात्रा में CO2 का उत्सर्जन होता है। फिर कह रहा है कि इसको क्या किया, इस CO2 को, कार्बन को कैप्चर कर लिया, और फिर इसके दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो उसको स्टोर कर दें या तो भूमिगत कर दें, अंडरग्राउंड उसको स्टोर कर दिया जाए। जैसे कोयले की कोई माइन है, उनके बेड्स है, उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। कोई एक्वीफर है वहां पर खाली हो गया, उसके अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, ये स्थल के नीचे हो गया। दूसरा, समुद्र के नीचे भी, डीप ओशन में जाके भी आप उनको स्टोर कर सकते हो उस CO2 को। तो पहले तो इंडस्ट्री से सीधा कैप्चर करो, फिर या तो उसको स्टोर कर दो या उसका यूटिलाइज कर लो, उपयोग कर लो। तो उपयोग इसका खनिजों में कर सकते हैं, जैविक हो सकता है, रासायनिक उपयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर यूरिया में लिखा है, यहाँ पर पॉलीमर में लिखा है, यहाँ पर देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लिखा है, कृषि क्षेत्र में यूरिया हाई, आग बुझाने वाले संयंत्र में कर सकते हैं, खाद्य एवं पेय उद्योग में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा इनके डाइवर्स यूज हैं जो कर सकते हैं CO2 का हम। और यूरिया तो अभी हम देख के हटे हैं कि यूरिया में हो सकता है, और बायोफ्यूल को भी अभी हम देख के आए हैं कि बायोफ्यूल में भी इसका यूज किया जा सकता है CO2 का। उसको CO2 को H2 के साथ रिएक्ट करा देंगे। इसीलिए कह रहा हूं डिटेल में पढ़ा होना जरूरी होता है। आगे देखो इसका पूरा का पूरा, आगे इसका क्या महत्व होगा, इसका क्या उपयोग है, वो भी देखा है कि ये हमारी इकोनॉमी को डिकार्बनाइजेशन करने में सहायता करेगा, नेट जीरो टारगेट प्राप्त करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, रोजगार सृजन में, रिसाइकलिंग इकोनॉमी के निर्माण में करेगा, ऑयल प्रोडक्शन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये इन सब में इसका रोल रहता है। ये सारा हमने डिटेल में देखा हुआ है और ये क्लास में हमने डिस्कस भी किया है। यहाँ पर छोटा सा क्लिप उसका भी मैंने लगाया था। एक्सप्लोजिव में भी यूज होता है, विस्फोटकों में, RDX के निर्माण में यूज होता है। ये मान लो कि प्लांट लगा रखा था, क्या को क्या था, प्लांट था, इंडस्ट्रियल प्लांट था, यहाँ पर CO2 को क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपने क्या किया, इसमें ऐसे उपकरण लगाए जो इस CO2 को निकलने नहीं देते और इसको कैप्चर कर लेते हैं कैप्चर। तो इसको हमने कैप्चर कर लिया, CO2 को निकलने नहीं दिया, और फिर उसको क्या कर लिया, स्टोरेज फैसिलिटी में ले गया।
और फिर इसको क्या किया हमने, उसको कहीं पर पृथ्वी के नीचे क्या कर दिया, पंप करके वहां पर स्टोर कर दिया परमानेंट, काफी लंबे समय तक। मान लो कि यहाँ पर पहले कोई पानी का इक्विपर था, अब वो धीरे धीरे खाली हो गया, तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, इसको डाल दिया। या यहाँ पर मान लो कोई कोयले की माइन थी, ठीक है, अब वो कोयला क्या हो गया, वहां से हमने डाल लिया, तो उन बेड्स में हम क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर पर डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा छोड़ो, यहाँ छोड़ो, हम ओशन में भी तो कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, ओशन, डीप ओशन में टेम्परेचर बहुत कम होता है और CO2 आराम से वहां पर हजारों साल तक रह सकता है। तो हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर इसको क्या करेंगे, डीप ओशन में डाल देंगे, वहां पर जाके ये क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा और हजारों सालों तक वहीं पड़ा है, जब तक कि इसको डीप ओशन करंट के थ्रू बाहर ना आ जाए या कोई और प्रोसेस से बाहर ना आ जाए। क्या बोलेंगे, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो स्टैटिक पार्ट है एनवायरनमेंट का, क्लासरूम में वहां पर डिस्कस करते हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे को। ये जैन की क्लास है, सर्दियों की क्लास है, तो वहां से इसको थोड़ा सा क्लिप लिया गया कि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसा नहीं है कि सब शून्य से सब आ जाएगा, शून्य से नहीं आता, आपने पढ़ा होता है, बस दिक्कत यही है कि आप उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग, सभी लोग स्पीसीज पढ़ने में लगे हुए हैं, तो वो स्पीसीज में जब तक आप लगे रहोगे तो क्या होगा, एक स्पीसीज आनी है, दो स्पीसीज आनी है, उसके लिए आप इतनी सारी स्पीसीज पढ़ते हो। जनरल जनरल देखो, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनको आप देख जाओ, या कोई कहीं पर बहुत ज्यादा न्यूज में रही है उसको देख जाओ, या 2-3 बार रिपीट हो गई है उनको देख जाओ। आप सही जगह पर एनर्जी लगाओ, कंसेप्चुअल कोर को मजबूत रखो, आपका कोर मजबूत होगा, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ते रहे। तो आप सही जगह पे एनर्जी लगाओ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं है, आपके आसपास से ही है। ये देखो, ये जो था, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और यूटिलाइजेशन वाला, ये लास्ट ईयर से न्यूज में था, तो ये लास्ट ईयर का करवाया हुआ है, इस साल मैंने इसको नहीं पढ़ाया है। ये लास्ट ईयर जो स्टैटिक पार्ट था, तभी से ये स्टैटिक पार्ट में आ रहा है, करंट अफेयर में इसको नहीं पढ़ाया है। ये स्टैटिक का पार्ट हो गया है, जहां पर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज था, वहीं पर अब उसको यूटिलाइजेशन कर दिया गया है, तो वहीं पर यह पढ़ाया जाता है। तो करंट अफेयर से ये लास्ट ईयर छोड़ के स्टैटिक में ये इसको डाल दिया गया था, वहां पर ये पढ़ाया जाएगा। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन, यहां पर एक और है, देखो ये वाला, ये COP29 से क्वेश्चन है। इस पर 2 वीडियो डाले थे मैंने, एक में होने से पहले बताया था कि इसमें कौन कौन से मुद्दे डिस्कस होंगे, और दूसरा उसके आउटकम्स पे डाला था। और उसमें मैंने ये देखो, इसमें आर्टिकल 6 है, पूरा डिटेल में आर्टिकल 6 बताया है, आर्टिकल 9 बताया है, कार्बन मार्केट के बारे में बताया, वहीं से सीधा ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया है। तो लोगों को यही दिक्कत होती है कि आर्टिकल 6 किससे संबंधित है, ये कार्बन मार्केट से संबंधित है। वहां पर हमने डिस्कस किया 6.2 क्या है, 6.4 क्या है, 9 क्या है, ये सारे के सारे वहां पर हमने डिस्कस किए हैं। तो देखो वहीं से क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो COP29 था, अब कार्बन मार्केट पर सहमति बन गई है, उसकी जो गाइड, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो गाइडलाइंस है, उसका जो फ्रेमवर्क है, वो इस बार उस पर सहमति बन गई है देशों के बीच में। तो इसी वजह से ये न्यूज में था और यहां से क्वेश्चन आ गया। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन एक, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। तो 6 की आती है क्योंकि कार्बन मार्केट पर सहमति नहीं बन रही है, लगातार 10 सालों से उसी पर मसला अटका हुआ है, 2015 से, पेरिस से। तो पेरिस से लेकर अब तक इसी पे हर साल बातचीत चलती है और आपस में सहमति नहीं बनती है, और कार्बन मार्केट हर बार लटक जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन था। दूसरा देखो, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। तो ये भी बात सही है कि एक तो कह रहा है कि इस पे बार बार चर्चा रहती है 6 पर, दूसरा कह रहा है कि ये 6 जो है वो कार्बन मार्केट से संबंधित है, तो ये भी बात सही है, दूसरा भी ठीक है। अब तीसरा क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है, कि नॉन मार्केटेड जो स्ट्रेटेजीज हैं, उनके जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, उनके लिए ये एक आर्टिकल 6 उसको इंक्लूड करता है, उन संबंधित प्रयासों को ये इंक्लूड करता है, ये वो इसमें कहना चाह रहा है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके बाद कह रहा है, देखो कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है, ठीक है।
इसके बाद कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। फिर न तो कथन 2 सही है और न ही कथन 3 सही है, ये इसमें बात कही गई है। अब देखो इसमें हमें देखना क्या, पहला तो देखो ये कथन बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 6 की बात बार बार सतत विकास और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो वैश्विक चर्चाएं हैं, जो सम्मेलन है, उनमें होती है। फिर दूसरे में कह रहा है क्यों होती है, क्योंकि ये कार्बन मार्केट से संबंधित है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। और तीसरा कह रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें बताया कि इसमें होता क्या अनुच्छेद 6 में कि देश क्या करें, अपने जो क्लाइमेट टारगेट है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के जो उनके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो गैर बाजार रणनीतियों का संवर्धन करें, नॉन मार्केट। देखो मार्केट में तो क्या होता है, कार्बन क्रेडिट्स की लेन देन होती है, और नॉन मार्केट में क्या होगा, जैसे देश एक दूसरे की सहायता करते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं। जैसे विकसित देशों क्या करते हैं, आप विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं, उनको विभिन्न प्रोजेक्ट में सहायता प्रदान करते हैं। तो उसमें आप कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, उसका लेन देन नहीं कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप उनको सहायता कर रहे हो, उनके प्रोजेक्ट्स के निर्माण में उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हो, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, उनके साथ रणनीतियों के निर्माण में उनका सहयोग कर रहे हो, अपने यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको वहां पर आप अप्लाई करने में उनकी मदद कर रहे हो। ये सब क्या, ये नॉन मार्केट है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि मार्केट भी है और नॉन मार्केट भी। आपने सुना ही होगा ये तो सबने कि टेक्नोलॉजी विकसित देश विकासशील देशों को तकनीक का स्थानांतरण करेंगे, कोई भी देश एक दूसरे के साथ तकनीक का स्थानांतरण कर सकता है और प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प कर सकता है, तो ये जो होंगे वो सब किस में आएंगे, नॉन मार्केट में। तो ये बात भी है, तो इससे भी तो यही होगा। तो इसका कथन का क्या होना चाहिए, इसका ए होना चाहिए, 2 और 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए था, और यही इसका आंसर है ए। उम्मीद तो यही है, बाकी अब यूपीएससी देखो क्या करता है, यही होना चाहिए। तो कई बार वो भी इधर उधर कर देता है कई बार, लेकिन उम्मीद यही है कि 2 भी सही है और 3 भी सही है, और ये दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ये इसका होना चाहिए था 94 का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कॉप 29 पर था, और कॉप 29 पे का मैं आपको बता देता हूँ, जहां पर आप जाके वहां देख सकते हैं, वैसे होगा वहां पर यूट्यूब पे पड़ा होगा ये। तो जो कार्बन मार्केट है वो पेरिस के आर्टिकल 6 के अंदर है, यहाँ पर मैंने क्लियर बताया आर्टिकल 6। तो जो पेरिस समझौता है उसके आर्टिकल 6 में कार्बन मार्केट का जिक्र किया गया है, और वहां पर बात की गई है कि कैसे इसको स्थापित किया जाए। तो ये जो कार्बन मार्केट है ये काफी लंबे समय से पेंडिंग पर डिस्कशन चल रहा है, अभी तक इस पर सहमति नहीं बनी थी, कार्बन मार्केट पर किस तरह से ये स्थापित, कैसे ये काम करेगा, कैसे कार्बन क्रेडिट की गणना की जाएगी, कार्बन क्रेडिट कैसे क्रिएट होंगे, कैसे उनका ट्रांसफर होगा, कैसे उनकी रजिस्ट्री होगी, इन सब पर चर्चाएं चल रही थी, अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इस कॉप के अंदर कार्बन मार्केट पर जो नियम थे, जो दिशा निर्देश थे, उन पर सहमति बन गई और समझौता हो गया। अर्थात मैं यूं कहूं तो कॉप 29 में कार्बन मार्केट पर समझौता हो चुका है देशों के बीच, और इनसे जो कार्बन मार्केट है इससे संबंधित जो नियम हैं, जो दिशा निर्देश है, जो रूल्स हैं, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर सहमति बन गई। अब इन पर सहमति बनने से क्या होगा, इन पर सहमति बनने से अब कार्बन मार्केट संचालित हो सके, यही रूल है, यही स्टैंडर्ड्स हैं, इनके आधार पर कार्बन मार्केट को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, वो चलेगा, वो काम करेगा। अर्थात इसमें ये बताया गया है, इन नियमों में, इन रूल्स में ये बता दिया गया है कि कैसे कार्बन क्रेडिट को क्रिएट किया जाएगा, कैसे उसको ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे उसकी रजिस्ट्री की जाए, तो ये सब इसमें बता दिया गया, उन पर सहमति बन गई है, उन पर समझौता हो गया है, तो अब उम्मीद है कि कार्बन मार्केट संचालित होने। इसमें 2 तरह के कार्बन मार्केट की बात की गई, ये भी ध्यान में हमें रखना है, 2 तरह के कार्बन मार्केट। एक कार्बन मार्केट है इसके आर्टिकल 6.2 के अंदर आता है, और एक है 6.4 के अंदर, 2 आर्टिकल है इसके कार्बन मार्केट से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, 6.2 क्या है, 6.4 क्या है, इसी वीडियो में आप जाके देख लेना, मिल जाएगा। आर्टिकल 9 के बारे में भी बात की गई है, वहां पर भी बताया गया कि कैसे एक देश दूसरे देश की सहायता करते हैं उनको जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति।
तो इसके अंदर भी वही शामिल है और उसके अंदर भी वो शामिल है, सब इसमें डिस्कस किया हुआ है, आप जाके आराम से देख सकते हो ये वाला वीडियो भी। तो ये क्वेश्चन भी देखो, अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो इससे ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है जो हर साल यहाँ चलता है, ज्यादातर उन बच्चों के लिए जो बेचारे क्लास कर चुके होते हैं और फीस दे चुके होते हैं और उसके बाद उनको बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कत होने लगती है। तो बहुत ही कम फीस में मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए चलाया था, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें। तो उनके लिए बहुत 4,999 में ये चलाया था बैच। सिर्फ उनका जो यहाँ पर फोटोकॉपी का ऑफलाइन में जब भी देते हैं तो पेपर वगैरह का जो भी यहाँ पर खर्चा होता है वो निकल आए, तो बस उसके लिए ये दिया गया था 4,999 में। इसमें लगभग हम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, तो मॉडल आंसर भी देते हैं, इस पे डिस्कशन भी होता है, इस पे फॉर्मेटिंग भी होती है, तो ये सब क्लास में होता है। तो ये उन सब के लिए है जो करना चाहते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलेगा, ये भी 5 जून से स्टार्ट होने वाला। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये वाला देखो क्या है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो कि जैसे आप कई क्वेश्चन सोचते हो कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है, वो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। वहां पर आपको ज्यादातर काट देना होता है उस क्वेश्चन में, उस ऑप्शन को। तो वही वैसे ही ये क्वेश्चन है, देखो क्या रहा है, महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता, कोई वायरस वहां रह ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में बैक्टीरिया और वायरस जिंदा मिलते हैं, वो अपने में अनुकूलन कर लेते हैं। तो दूसरी बात, ये बिल्कुल एक्सट्रीम में जा रहा है कि कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता, तो पहले ही डाउट क्लियर हो जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, काट देते हैं। दूसरा कह रहा है कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी वायरस बैक्टीरिया में संक्रमण नहीं कर सकता। अब इसका मैंने वीडियो प्रूफ तो नहीं लगाया, लेकिन मैं इसका क्लासरूम का नोट्स लगा देता हूं। आपने क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी सुना होगा, तो क्रिस्पर में क्या होता है, वो बैक्टीरिया और आर्किया से ली गई उसका एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। उसमें क्या होता है, एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया उस वायरस का जो जीनोम है उसको काट के अपने डीएनए के साथ जोड़ लेता है, और अगली बार जब वो उसको वापस से इन्फेक्ट करने जाता है तो वो पहचान लेता है कि ये वही है, और फिर उसको कैस9 के थ्रू उसको काट देता है, तो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो उसमें होता क्या, उसमें वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो वहां से भी ले सकते थे। और दूसरा, ये एक्सट्रीम की बात कर रहे थे, कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी पूरा का पूरा एक्सट्रीम है। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी काट देंगे, ये भी नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि कोई विषाणु, कोई वायरस परपोषी कोशिका में, जिसमें मतलब वो होस्ट सेल में जिसमें वो जाता है, वे कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है। इंग्लिश देख लो, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब वहां पर क्या होता है, वहां पर एमआरएनए का निर्माण होता है, हमारे डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो जब वायरस हमारे शरीर में जाता है तो वो भी क्या करता है, अपना जो जीनोम है उसका, उससे उसका भी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए का हमारे शरीर में निर्माण होता है, उसी से वो अपनी संख्या को भी बढ़ाता है। तो ये कह रहा है कि नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल, कि जिस सेल में वो जाता है उसकी ट्रांसक्रिप्शनल जो एक्टिविटी है उनको प्रभावित नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभावित करता है, हमारे वाले को हाईजैक तो कर लेता है एक तरह से, वो अपना काम करवा रहा है हमारे अंदर, और बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को वो रेगुलेट करने लगता है। तो ये भी पूरा एक्सट्रीम में था, तो इसको इस तरह से भी काट सकते थे, लेकिन इस तरह से भी काट सकते हो। पूरा का पूरा हमने कोरोना वायरस पढ़ा था कि वायरस जब हमारे अंदर जाता है तो फिर वो क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो वो हमारी ट्रांसक्रिप्शनल जो एक्टिविटीज है, वो सेल है, उसको क्या करता है, वो हाईजैक कर लेता है। तो यहां से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, इसमें क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा। तो इसको भी आप यहां से देख सकते थे, देखो यहां से अगर दिखाऊं, ये वाला, ये क्रिस्पर वाला है। देखो क्रिस्पर में आपने क्या किया है, यहाँ पर ये एक वायरस, देखो ये बैक्टीरिया सेल है, ये लिखा हुआ, और ये वायरस इसको इन्फेक्ट कर रहा है, और ये वायरस के जीनोम को काट के अपने अंदर लगा दे रहा है। और अगली बार जब वापस से यहाँ देखो ये वायरस दोबारा से उसे इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये इसके जीनोम को काट देता है, क्रिस्पर आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से लिया गया है। और ये देखो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस था, जब वो इन्फेक्ट करता है तो शरीर में वायरस क्या करता है, गुणन करता है, मल्टीप्लाई करता है। देखो वायरस शरीर से बाहर डेड होता है, शरीर में घुसने के बाद ही वो एक्टिव होता है, और वहां पर वो फिर मल्टीप्लिकेशन करता है, तो क्या करेगा, तो वो हमारे जो ट्रांसक्रिप्शनल जो एक्टिविटी है या उसकी जो पूरा का पूरा प्रोसीजर, उसको वो क्या करता है, उसमें उसको भी वो हैक कर सकता है।
तो ये पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये हमने यहाँ देखा था, यहाँ से इसको किया जा सकता है। वैसे भी एक्सट्रीम है तो आप ज्यादातर अंदाजा ऐसे ही लगाते हो कि ये हो जाता है, नहीं समझ में आता तो कुछ कुछ आइडिया आपको हो जाएगा और कुछ आप कर लेंगे। ये कवच वाला आ गया, देखो ये कवच वाला जो था ये तो काफी समय से, ये तो लास्ट ईयर ही करवाया था, तो ये लास्ट ईयर से ही न्यूज में है, तो जब तक आएगा नहीं तब तक ये रहेगा। जैसे लिथियम आयन बैटरी वाला था 2022 से करवा रहा था, तो ये 2023 से चल रहा है। तो कवच वाला था तो उसको ध्यान में रखना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा तुरंत इसको सही कर देगा, इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये लास्ट ईयर से न्यूज में था, इस साल भी न्यूज में था, क्योंकि ट्रेन ज्यादातर क्या हो रही है, डिरेल हो रही है और कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, कवच न्यूज में आ जाता है। तो ये लगातार न्यूज में बना हुआ है कवच, तो वहां से उसने क्वेश्चन ले लिया। देखो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। दूसरा कह रहा है कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। तीसरा, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। फिर कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। देखो ये पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना कि कौन से सही नहीं है ये, तो आप सही मत कर देना, कौन से सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो सही नहीं है तो देखो, सबसे पहले तो कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, नहीं, ये भारत द्वारा विकसित की गई है। तो दो जैसे ही क्या होगा, दो गलत हो गया। और ट्रेन में हमेशा कवच प्रणाली में RFID लगे होते हैं, ये सही है। तो तीन सही है और दो गलत है, तो तीन तो सही हो गया। तो जैसे ही तीन सही हुआ तो ये तीनों के तीनों गए, बचा एक। और ये तो सबसे बेसिक था कि आपको ये पता हो कि RFID टैग लगे होते हैं उसके अंदर। कुछ भी नहीं होता, इतना तो आना ही चाहिए था कि उसमें RFID टैग लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं उसको छोड़ो चाहे, लेकिन इतना तो आना चाहिए था। जैसे ही आप तीन को सही बनाओगे, तीन सही हो गया, ऑप्शन एक और देगा गलत आ गया, एक और दो गलत है। लेकिन इसको क्लास में हमने तो पूरा डिटेल में किया, कवच प्रणाली को, ये रहा पूरा का पूरा 2020 में लॉन्च किया, पूरी हिस्ट्री लिखी है, 20 से लिखा है। एंटी कोलिजन सिस्टम है, डेवलप किसने किया, रिसर्च डायन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, 3 वेंडर्स के साथ मिलकर, ठीक है। ATP है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में बनाया गया है, ठीक है। फिर ये सुरक्षा खंडता स्तर 4 के मानकों को अपनाता है। ये सारा का सारा इसके अंदर हमने लिखा हुआ था देरा, कि देखो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का एक सेट है, पूरा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये लोकोमोटिव मतलब ट्रेन का जो इंजन होता है, सिग्नल सिस्टम और पटरियों पर स्थापित होते हैं। ये RFID तीनों जगह पर होते हैं, स्टेशनों पर भी होते हैं, सिग्नल सिस्टम में भी होते हैं, लोकोमोटिव पर भी। यहाँ पर ये होता है, देखो ये रहा सिग्नल सिस्टम, पटरियों पर, और ट्रेन का जो अपना इंजन होता है वहां पर एक डिवाइस होती है, वहां पर भी RFID डिवाइस लगी होती है। तो ये सारा का सारा है। तो और ये यूज किसका करता है, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा, देखो यहाँ पर ट्रैक पर RFID लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है बार बार, ट्रैक पर RFID लगा है। लोकोमोटिव जो कैबिन होता है उसमें RFID रीडर लगा होता है, एक कंप्यूटर होता है और एक ब्रेक इंटरफेस होता है उसमें। फिर आता है रेलवे स्टेशन, यहाँ पर लगे होते हैं रेलवे स्टेशन पर टावर लगे होते हैं और मॉडम लगे होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या लगा है, ये सारा का सारा इस पे लिखा हुआ था। और दूसरा देखो, यहाँ पर राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की गई थी, इसकी बात की गई है, ठीक है। नेशनल रेल, ये जो आपका ये परियोजना थी, इसकी बात की गई है, प्लान पर बात की गई है। ये 2030 का प्लान है, देखो नेशनल रेल प्लान होगा, ये इसने गलत लिखा है, ऐसा अजीब सा लिख दिया, यहाँ प्लान होगा 2030 में। तो इसका उद्देश्य क्या था, नए डेडिकेटेड फ्रेट एंड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान कर ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाना था। और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने 2028 लिखा है, तो ये होना क्या चाहिए था 2000, ठीक है। और देखो ये LHB डिजाइन कोचेस जो थे ना, वो जर्मन तकनीक पर आधारित थे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, LHB डिजाइन जो कोचेस हैं वो जर्मन तकनीक पर आधारित है, हल्के भी हैं और वो सुरक्षित भी होते हैं। तो ये जर्मन से लिए गए हैं, ना कि आपका ये कवच सिस्टम है ये जर्मन से लिया गया। तो यहाँ पर ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना था। और तीसरा, अगर RFID वाला ही आपको आ गया तो ये तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ये काफी साल से चल रहा है, ठीक है। तो ये स्टैटिक का ही पार्ट हो गया है, करंट अफेयर में मैंने इसको इस बार नहीं पढ़ाया था, ये स्टैटिक में ही मैंने पढ़ा दिया था, तो ये वहां से लिया गया क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, स्टैटिक पार्ट में चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट, क्योंकि करंट के बहुत सारे टॉपिक, इतने टॉपिक हो जाते हैं कि उनको कवर करना मुश्किल हो जाता है।
तो कुछ पार्ट स्टैटिक के दौरान ही साथ के साथ खत्म कर दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये भी मैंने क्लास ली थी स्पेस की, उसमें से आया सीधा सीधा। देखो, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम फॉर पाडेक्स गगनयान। उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं? माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को कौन कौन समर्थित करते हैं? मतलब किन किन मिशन में माइक्रोग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट होंगे, वहां पर रिसर्च होगी, ये बात उसने पूछी। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, और सभी के सब कोई भी नहीं। अब देखो इसमें होता क्या है, कंसेप्ट पे आते हैं। देखो होता क्या है कि ये सारे के सारे स्पेस में गए, जब स्पेस में जाएंगे तो इनमें रिसर्च तो होगी होगी, और वहां पर माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन रहती है। एक एक को याद करने की क्या जरूरत है, इतना माइन्यूट नहीं याद कर सकते आप कि इसमें माइक्रोग्रेविटी में होगा या इसमें होगा। वैसे दिया है, लेकिन कितने मिशन याद करोगे आप, उसमें क्या क्या काम होगा, वो सब याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर उसने दिया माइक्रोग्रेविटी, तो सीधा लॉजिक है भाई, अंतरिक्ष में जा रहे हो तो वहां पर कैसी कंडीशन है? माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन है। जब माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन होगी तो वहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड तो होंगे ही होंगे वहां। तो वहां पर इस तो इतना ज्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं था, क्या होगा, सभी के सभी होंगे, सभी तीन होंगे। तो इसको वैसे सॉल्व किया जा सकता था। और अगर एक एक देखोगे तो पूरी की पूरी पीपीटी है, आप जाके वहां देखना है, पूरा का पूरा लिखवाया हुआ है क्लासरूम में कि इसमें क्या क्या सब में है, गगनयान में क्या है, स्पार्डेक्स में क्या है, एक्सियोम फार्म में क्या है। इसमें कोई कंसेप्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई कंसेप्ट समझाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने डाला नहीं है, बहुत समय हो गया। अब आगे देखो, इसमें देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये करवाया था। देखो इसमें लिखा कथन 1, कह रहा है कि सक्रियत का मतलब है एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड कार्बन बहिस्रावी धाराओं में से प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों से आने वाले संदूषकों के उपचारण हेतु एक अच्छा और आकर्षक साधन है। इसमें देखो, एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स। मतलब जो हमारी ये जो स्ट्रीम्स जा रही हैं, जो नदियां छोटी छोटी, उनमें से क्या करते हैं, जो प्रदूषक है उनको हटाने का एक अच्छा तरीका है। एंड टू रेमिडिएट कंटेमिनेशन फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज। और बहुत सारे उद्योगों में से प्रदूषकों को हटाने में भी ये सहायता करेगा। कुल मिला के क्या कह रहा है कि प्रदूषण को कम करने में ये हेल्प करेंगे एक्टिवेटेड कार्बन। दूसरा, एक्टिवेटेड कार्बन का एक वृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। कह रहा है कि इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, और उसमें भारी धातुओं को अधिशोषित करने की दमदार शक्यता होती है। अर्थात वो क्या कहते हैं, भारी धातु जो हैवी मेटल होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो क्षमता इनमें ज्यादा होती है। तीसरा, एक्टिवेटेड कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित किया जाता है। कह रहा है कि इनको जो हाई कार्बन वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे इनको बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। जो पर्यावरण में हाई कार्बन वाले अपशिष्ट होते हैं उनसे हम इनका निर्माण कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अब देखो ये है क्या, देखो एक्टिवेटेड कार्बन क्या होते हैं, ये ऐसे कार्बन होते हैं जिनमें पोर्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और इनमें पोर छिद्र बहुत होते हैं। तो इनका सरफेस एरिया बढ़ गया और इनमें बहुत सारे सूक्ष्म माइक्रो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रदूषकों को अपने अंदर स्पंज की तरह अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो इनकी सरफेस पर जुड़ जाते हैं। यही है आपका कौन सा, एक्टिवेटेड कार्बन। लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है? देखो पहले कोई ना कोई क्या होगा, अपशिष्ट लिया जाएगा जिसमें कार्बन ज्यादा होता है। जैसे नारियल का कोई भूसा ले ले हम, नारियल का जो कचरा बचता है उसको ले ले, उसको पहले बिना ऑक्सीजन के बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन उसमें नहीं होती, और बहुत ही अक्रिय वातावरण होता है, उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर जब उसको गर्म करते हैं तो एक तरह का चारकोल टाइप का बन जाता है, और उसमें से जितने भी वोलेटाइल कार्बन होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो सब उड़ जाते हैं। जैसे गैसेस, मेथेन हो गई, टार हो गया, और भी जो गैसेस होती हैं वो उसमें से निकल जाते हैं। तो वो एक सॉलिड बन जाता है कि सॉर्बिन हाई कार्बन वाला एक पदार्थ बचता है। अब फिर क्या किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसमें से फिर उसमें छेदों को बढ़ाने के लिए उसको फिर से ट्रीट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे 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 पोर्स बन जाते हैं, उनका एक नेटवर्क बन जाता है। इस तरह से इसको तैयार किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन। तो इसमें जो हाई कार्बन वाले जो अपशिष्ट होते हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उनमें पोर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, उनका एक नेटवर्क बन जाता है। तो वो क्या करते हैं,
वो पानी में से हो या ये इंडस्ट्री में से हो, इन सब में से पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने साथ। ये होता है एक्टिवेटेड कार्बन। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। देखो ये न्यूज में था, नारियल की भूसी से बनाया गया था तो एक्टिवेटेड कार्बन को, ठीक है। इसमें और क्या था, बहुत ही सारे इसमें देखो यहाँ लिखा है लकड़ी, कोयला या नारियल के खोल जैसे कार्बन युक्त पदार्थों से तैयार किया जाता है। देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। पहला होता है कार्बोनाइजेशन, तो कार्बन युक्त पदार्थ था, इसको 400 से 700 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो इसमें से वोलेटाइल कंपोनेंट निकल जाता है, जैसे मेथेन हो गया, टार हो गया। तो बचता क्या है, ठोस चार बचता है, चारकोल टाइप का। और ये क्या होता है, सॉलिड कार्बन रिच मटेरियल होता है। फिर इसको एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने में क्या करते हैं, इस चारकोल को, ये जो बचा था, इसको 600 से 1200 डिग्री पर गर्म करते हैं और CO2 या स्टीम दी जाती है। इसको क्या करते हैं, CO2 देते हैं या इसको भाप देते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग गैसेस। और फिर क्या होता है, इसमें छिद्रों का एक नेटवर्क बन जाता है। और फिर ये सब ये काम करता है, इसकी पोरोसिटी ज्यादा, देखो हाई सरफेस एरिया होता है, इसी वजह से इसकी हाई कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बेशन होता है। और फिर क्या कहता है, इसमें पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए यह करता है क्लोरीन, जैविक यौगिकों, क्लोरीन और कुछ भारी धातुओं को सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अवशोषण कर सकता है। तो इनको ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब इसका यूज देखो लिखा है, वाटर प्यूरिफायर में, इसका एयर प्यूरिफिकेशन में करते हैं, केमिकल प्यूरिफिकेशन में करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस में भी इसका किया जाता है। क्योंकि ये सब लिखा हुआ है, यहाँ से आपको क्या करना था, ये न्यूज में था, जुलाई में शायद न्यूज में था। तो ये भी हमने क्लासरूम में कर लिया था वहीं पर, तो ये वहां पर किया हुआ है। तो इसमें देखो अब क्या होगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और इसमें तीसरा भी सही होगा, तो तीनों इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कुछ ऐसा मसला इसमें नहीं था जो आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। ये न्यूज में था, आप जाके देखेंगे तुरंत मिल जाएगा आपको। तो इतना कोई बड़ा इसमें ये नहीं था, ये हमने कर लिया था। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन जो हैं, जो आउट ऑफ द रेंज थे, या तो उनको लॉजिक से बनाना था, या उनको मैं नहीं करा पाया, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, इतने ही क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गए। लेकिन ये इसके बाद के जो क्वेश्चन है, इनमें या तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा या आपने कहीं पढ़ा हो तो। अब देखो ये क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है। अब इतनों को तो क्लास में नहीं कराया जा सकता कि किस में प्लास्टिक होता है और किस में प्लास्टिक नहीं होता, ये आपकी जनरल नॉलेज पर होता है, ठीक है। इसमें लिखा केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3 और कोई नहीं। तो क्या होगा, इसमें सभी 3 होंगे, क्योंकि देखो सिगरेट में भी होता है, उसमें जो फिल्टर होता है उसमें लगा होता है थोड़ा बहुत, उसमें चश्मे के लेंस में भी होता है बहुत सारे पॉलीमर, और कार के टायर में भी यूज किए जाते हैं। तो इसका क्या होगा, इसके सभी 3 होंगे। ये आपकी जनरल नॉलेज पर आधारित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो ये मानव रहित वायु वाहनों में, UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके कथन ऐसे हैं कि जिनको कोई क्या ही पढ़ाएगा, ये जनरल नॉलेज पर आधारित है। देखो लिखा क्या है, सभी प्रकार के UAV ऊर्ध्वाधर अवतरण कर सकते हैं कि वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। अब अगर UAV पढ़ाया भी जाएगा तो उसमें ये तो नहीं बताया जाएगा कि ये वर्टिकल ऊपर उठता है या ऐसे रनवे पे दौड़ के ऊपर उठता है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो आपने अगर ऑब्जर्व किया है, कहीं न्यूज में देखा, तो आप उसको देख के को बना सकते हैं। दूसरा, सभी प्रकार के UAV स्वतः मंडरा सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे एक ही जगह पर खड़े हो सकते हैं, ऐसे ऐसे से एक ही जगह को बार बार वो मॉनिटर कर सकते हैं एक जगह खड़े होकर। ये तीसरा, सभी प्रकार के UAV शक्ति पूर्ति के रूप में केवल बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। ये निकल आएगा कि देखो केवल बैटरी थोड़ी यूज करेंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। कंबशन, उसमें इंजन हो सकता है छोटा, तो इस तरह के वो बहुत सारे तरीकों का यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो देखो इन सभी में देखो क्या लिखा है, सभी एक्सट्रीम पे है। देखो सभी प्रकार में कह दे रहा है कि सभी प्रकार के जो UAV हैं वो वर्टिकल लैंडिंग करते हैं। फिर कह रहा है सभी प्रकार के UAV स्वतः मंडरा सकते हैं। फिर कह रहा है सभी प्रकार के UAV शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का उपयोग करते हैं। कोई किसी और के लिए कोई स्पेस ही नहीं दे रहा। तो तीनों के तीनों हम क्या करेंगे, तो इनमें से कितने सही है, कोई भी सही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन जो है इनको कहाँ करवाया जाएगा, इनके संबंध में कोई रेगुलेशन हो या कुछ इस तरह का हो तो वो चीजें तो पढ़ाई जाती हैं क्लास में, लेकिन ये सब नहीं। अब देखो 91 में देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर थोड़ा डेटा आ जाता है, वहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है।
इतने आंकड़े क्लास में करवाने पॉसिबल नहीं होते। तो ये वाला जो सेक्शन था ये तो मैं नहीं बता पाया, और दूसरा ये केमिस्ट्री से ले लिया सीधा उन्होंने, साइंस से, कि सीमेंट का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं इसको। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 5% से अधिक का योगदान है। कह रहा है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसका कार्बन डाइऑक्साइड के जो ग्लोबल इमिशन हो रहा है उसमें 5% से अधिक का योगदान है। ठीक है, तो अभी हमने देखो थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा था कि जो मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं जिनसे CO2 का उत्सर्जन होता है उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिखा था, दूसरा सीमेंट लिखा था, और एक मैंने आपको थर्मल प्लांट भी बताया था कि ये मेजर सोर्स है। ठीक है, तो अगर वहां पर मेजर सोर्स है तो इनमें 5% से अधिक है, तो हाँ हो सकता है। अब अंदाजा है, देखो करेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता कि हाँ 5% से ज्यादा ही होगा, क्योंकि यही मेजर सोर्स है, यही मेजर इंडस्ट्री है जहां से CO2 का उत्सर्जन होता है मेनली। तो यहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 से ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है अधिक है, तो ठीक है, मान लेते हैं कि आप सही हो। दूसरे में कह रहा है कि सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। ठीक है, तो सीमेंट का निर्माण होता है उसमें क्या क्या डालते हैं, उसमें चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, प्लस उसमें क्ले होती है, प्लस उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में शेल भी डालते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में आयरन भी होता है, और लास्ट फेज में उसमें जिप्सम भी यूज करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता है। मेनली उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये सिलिका युक्त मृतिका होती है, क्ले होती है। करते क्या है, इनको आपस में मिला लिया जाता है, इनको आपस में पीस लिया जाता है और मिला लिया जाता है, और उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसके बोलते हैं, जिससे क्लिंकर का निर्माण होता है। अर्थात बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर इन दोनों को, कैल्शियम कार्बोनेट को और सिलिका को आपस में मिक्स किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को और सिलिका को बहुत अधिक तापमान पर वो जो पीस लेने के बाद आपस में मिलाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर पर तो क्लिंकर का उत्पादन होता है। क्लिंकर क्या होता है, ये दोनों जब आपस में, सीमेंट में चूना पत्थर और जो क्ले है, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्शन करते हैं अधिक तापमान पर, तो एक ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल टाइप के बन जाते हैं, इससे गोल गोल नोड्यूल बन जाते हैं, ग्रंथिकाएं बन जाती हैं, उनको बोलते हैं क्लिंकर। लेकिन उस क्लिंकर के निर्माण के दौरान जब उसको गर्म करते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट जाता है, वो क्विकलाइम में बदल जाता है, CO। देखो यहां पर अगर हम बात करें, ये CaCO3 है और इसके साथ क्ले को मिलाया जाता है बहुत अधिक तापमान पर, और फिर क्या करते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे, ऐसी ग्रंथिकाएं, इन्हें बोलते हैं क्लिंकर। लेकिन ये जो CaCO3 है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बदल जाता है CaO प्लस CO2 में, और ये CO2 है जो वायुमंडल में चली जाती है। देखो, ये CaCO3 है, तो यहां पर क्या बना, ये CaO तो एक बन गया और CO2 एक बना, और ये वायुमंडल में चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल में CO2 का उत्सर्जन होगा, किससे होगा, ये CaCO3 से होगा, क्लिंकर के निर्माण के दौरान। और फिर जब ये इस तरह की नोड्यूल बन जाती है, तो इसको तुरंत ठंडा किया जाता है कि और ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं ना हो, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इनको वापस से पीस लिया जाता है और इसके अंदर जिप्सम को मिला दिया जाता है। ये जिप्सम इसलिए बनाते हैं कि इसकी आसानी से सेटिंग हो जाए। तो वो सब इसमें प्रोसेस होता है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि ये CO2 का 5% से अधिक योगदान देता है, तो ठीक है, मान लेते हैं कि है। फिर कह रहा है सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है, तो ये तो बात सही है कि हाँ मिलाई जाती है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। अब वो मैंने बताया अभी आपको, चूना पत्थर CaCO3 किस में बदल जाएगा, CaO में, और इस दौरान CO2 का उत्सर्जन होगा। तो इनमें से कौन सा कथन है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें ये वाला तो होगा, इसकी वजह से CO2 निकलता है, ना कि इसकी वजह से। ये भी सही है कि हाँ मिलाया जाता है, लेकिन मिलाने से CO2 थोड़ी उत्सर्जित होगी, ये यहां से होगी कि यहां जब इसको गर्म करते हैं क्लिंकर के निर्माण के दौरान, तो उस दौरान उसमें से CO2 निकल जाती है और CaO का निर्माण हो जाता है। तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको एक्सप्लेन करेगा, इस वाले को, यहां वाले को, ये इसको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन सही दोनों ही है, 2 और 3 दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। तो 91 का जब अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, देखो पहले में क्या, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, ठीक है, तथा दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, दोनों तो नहीं कर रहे हैं, तीसरा कर रहा है। दूसरे में देखो, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। हाँ, दोनों में से एक, ये 3 वाला है, वो इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये भी सही है। तो ये होगा आपका डी वाला, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी भाई मैंने नहीं करवाया था, ये भी क्लास में से नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति से कम है। ठीक है, तो ये भी मैंने नहीं बताया था कि कितना टन प्रति व्यक्ति हम उत्सर्जन करते हैं। हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, कौन सबसे कम कर रहा है, प्रति व्यक्ति क्या है, इनका सीक्वेंस क्या है, बस। इस डेटा की उम्मीद नहीं थी कि ये 0.5 टन ये पूछ लेगा, लेकिन ये कम है, ये 1.8 से लेकर 2.5 के बीच में है। ठीक है, 1.8 टन प्रति व्यक्ति से लेकर 2 टन, 2.25 टन वहां तक का इसका आंकड़ा माना जाता है, लेकिन 0.5 से तो ज्यादा ही ज्यादा है। ठीक है, तो इतना कम नहीं करता, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ये सही है, और भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत है। ठीक है, ये दोनों है, विद्युत और ताप उत्पादन जो हो रहा है वो दोनों CO2 के बड़े उत्सर्जन है, ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है, ये भी फैक्चुअल था, तो ये भी मुझे आइडिया नहीं है कि उसने क्यों पूछ लिया, और ठीक है कुछ क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा, तो ये भी मैंने नहीं कराया था, ये मेरे क्लासरूम से नहीं है, ना ही ये है। अब देखो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। देखो कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः Cl20 HMX LLM105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में संश्लिष्ट अभिलक्षण क्या है, तो क्या है, कह रही है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रशीतकों के विकल्प हैं। दूसरा, ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक है, ये क्रूज मिसाइलों के लिए उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये रॉकेट नौसेना हेतु ईंधन है। तो ये मुख्य रूप से क्या है, ये विस्फोटक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसका लॉजिक भी नहीं है, तो सीधा सीधा है कि ये क्या है और क्या नहीं। और ये देखो पीकॉक टेरेंटुला, गुट्टी टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन आया स्पीसीज पे, और लोगों को देख लो बस स्पीसीज पे ही लगे, ऐसे लगता है कि जैसे स्पीसीज से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सारा का सारा लोगों का ध्यान, जितने स्टूडेंट आते हैं बार बार उनसे एक ही क्वेश्चन होता है, एक तो स्पीसीज से, दूसरा ये नेशनल पार्क, इन्हीं पे नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, वेटलैंड हो गया, इन्हीं पर सारी एनर्जी फोकस कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन पहले कोर तो मजबूत करो, आपका कोर बहुत मजबूत होना चाहिए। कंसेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है देखो, अगर आपका वो मजबूत है, एक तो सही होने की संभावना ज्यादा, एक आपको रटना कम पड़ेगा। कितना डेटा याद करते हैं, इतना याद कर करके सिर्फ यही पढ़ते रहते हैं, स्पीसीज क्या है, नेशनल पार्क क्या है, कौन सा नया ऐड हो गया, कौन सा हट गया, इसी में सारा समय निकल जाता है। तो आप कोर पर काम करो, कंसेप्ट्स पे काम करो, वो हमेशा आपका साथ देगा, और उसके बाद समय बचता है तो आप इनको भी पढ़ के जाओ, लेकिन पहले वो तो मजबूत है जहां से क्वेश्चन सही होना ही होना है। तो यहां पर देखो अब एक स्पीसीज आई है, इसके लिए कितना एनर्जी लगाते हैं। पढ़ो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ो, पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने को रिसोर्स का जिस तरह से हम यूटिलाइजेशन सही करते हैं, उस तरह टाइम का भी सही से यूज करो। तो देखो यहाँ पर क्या, ये एक सर्वभक्षी परुष कवेची क्रस्टेशियाई है, तो ये क्रस्टेशियन नहीं है। तो पहला तो ये कि ये क्रस्टेशियन नहीं है, तो ये वाला, ये वर्गीकरण इसका सही नहीं किया इन्होंने, यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, दूसरा, इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है, कुछ वनों में ही ये मिलता है, मुख्य रूप से ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश में मिलता है ज्यादातर, तो ये बात इसकी सही है। तीसरा, अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय प्रजाति अर्थात ये वृक्षों पर रहता है। ठीक है, ये एक स्पाइडर है, एक मकड़ी है ये, तो वो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत ही ज्यादा खतरे में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए इसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो बस आप याद रखो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको तो कम से कम आप याद रखो ही रखो, स्टैटिक का पार्ट मान लो चाहे एक तरह से, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जितनी भी हैं उनको आप याद कर लो, और जिन जिन स्पीसीज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, और एक दूसरा जितनी भी जो स्पीसीज है जिनके संदर्भ में कोई विशेष प्रोजेक्ट चल रहा है, और या कोई स्पीसीज ऐसी हो जो 2-3 बार न्यूज में आ गई हो, रिपीट हो गया हो 2 बार या 3 बार, बस उतना पढ़ लो, मोर देन इनफ रहता है। बहुत ज्यादा पढ़ने पे भी कुछ नहीं होना, वो इसके बारे में ऐसी ऐसी विशेषताएं पूछता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक तो क्वेश्चन नेगेटिव दे देते हो, ऊपर से डिप्रेशन और लेते हो कि हमने इतना पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके 2 और 3 दोनों सही है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। तो देखो ये पूरा का पूरा आपका था साइंस टेक और इन्वायरमेंट का, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको करना है, आप इसके कोर को मजबूत करो और अच्छे से पढ़ो, जल्दबाजी में कोई भी आपको काम नहीं करना है।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।